सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे लेक्चर की तरफ, अपने सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स फास्ट ट्रैक बैच की तरफ। तो डेप्रीसिएशन के डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं जो हमने पिछले क्लास में छोड़ा था। ठीक है, तो अगला इशू जो हमको डेप्रीसिएशन में देखना है वो है यूएडी के बारे में। ठीक है, अगर कोई डेप्रीसिएशन अनएब्जॉर्ब रह जाता है, अनएब्जॉर्ब कब रह पाएगा डेप्रीसिएशन? जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, आप डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे। आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है, डेप्रीसिएशन बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट बहुत कम है, तो अनएब्जॉर्ब रह जाएगा। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन का क्या ट्रीटमेंट है? देखो, गवर्नमेंट ने बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन को। इसको आप एक नॉर्मल लॉस की तरह मत ट्रीट कीजिए, इसको आप स्पेशल लॉस की तरह ट्रीट कीजिए। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन स्पेशली ट्रीट होता है, नॉर्मली ट्रीट नहीं होता है। कैसे ट्रीट होता है? गवर्नमेंट ने सबसे पहले बोला है कि अगर आपको करंट ईयर में अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन हो जाता है, करंट ईयर कौन सा है हमारे लिए, एग्जाम के लिए फाइनेंशियल ईयर 22-23, अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपको अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन हो जाता है तो आप क्या करो, उसके लिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड करो। पहले तो करंट ईयर में सेट ऑफ करो। करंट ईयर में देखो दूसरी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ करो। किस इनकम के अगेंस्ट? आप किसी भी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। पहले पीजीबीपी के अगेंस्ट सेट ऑफ करो, उसके बाद कोई भी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ करो, सैलरी छोड़ के। अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन अगर करंट ईयर में अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन हो जाता है तो पहले आप उसको पीजीबीपी के अगेंस्ट सेट ऑफ करो, उसके बाद किसी भी दूसरे हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ करो। एचपी के अगेंस्ट कर सकते हो, सीजी के अगेंस्ट कर सकते हो, आईएफओएस के अगेंस्ट कर सकते हो, सैलरी के अगेंस्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद भी अगर बच जाता है तो आप कैरी फॉरवर्ड करो। कैरी फॉरवर्ड करके अगले सालों में क्या करो, आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट पीजीबीपी फर्स्ट एंड देन अगेंस्ट अदर हेड्स ऑफ इनकम। अगेन सैलरी के अगेंस्ट आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। सर कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? यू कैन कैरी फॉरवर्ड दिस फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स। यहां पर यही तो सबसे बड़ी बात है। दो बड़ी चीजें यहां पर, दो बड़े फायदे यहां पर। पहला तो आप किसके भी अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो सैलरी को छोड़कर। दूसरा, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स के लिए सेट ऑफ कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड करके। तो यहां पर कैरी फॉरवर्ड करने का कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। जनरली इनकम टैक्स के अंदर लॉस है, जनरली ज्यादातर लॉसेस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उसके बाद लैप्स हो जाते हैं। लेकिन ये वाला इंफिनिटी तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी होगी। अगर आपके एग्जाम में अगर इंस्टीट्यूट आपको करंट ईयर का डेप्रीसिएशन देता है, पिछले साल का अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन देता है और पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी देता है, ये तीनों चीज देता है। तीनों चीज पहले दिमाग में बिठा लो, क्या चीज मैंने बोला। करंट ईयर का डेप्रीसिएशन देता है, पिछले साल का अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन है जो इस साल कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है, पिछले साल का जो लॉस है जो इस साल कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है। तो प्रायोरिटी में आप क्या सेट ऑफ करोगे, पहले क्या करोगे? तो उसकी प्रायोरिटी यहां दी गई है। सबसे पहले आप हमेशा सेट ऑफ करोगे करंट ईयर डेप्रीसिएशन। लॉजिक क्या है? बिकॉज इट इज मैंडेटरी टू क्लेम करंट ईयर डेप्रीसिएशन। हमेशा करंट ईयर का डेप्रीसिएशन पहले सेट ऑफ करोगे आप। अच्छा, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन सेट ऑफ करके हो गया, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद हमेशा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करोगे, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएगा 8 साल के बाद। और यूएडी को सबसे एंड में लेना। क्यों एंड में लेना? क्योंकि उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब क्योंकि उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप इंफिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो यूएडी को आखिर में लेना होता है। तो ये आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। जब ये 3 डेटा एग्जाम में दिया होगा तो आपको पहले क्या उठाना है? करंट ईयर डेप्रीसिएशन। फिर क्या उठाना है? हमेशा करंट ईयर डेप्रीसिएशन पहले, बिकॉज इट इज मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रीसिएशन। दूसरा क्या उठाना है आपको? पिछले साल का अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो वो एक्सपायर हो जाएगा 8 साल में। तीसरा आपको यूएडी उठाना है। ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, वो आपको कुछ लेक्चरों में समझ में आ ही जाएगा कि वो क्या लिखा हुआ है। उसमें से एक आध पॉइंट तो मैं आज ही बोलूंगा। कुछ जबरदस्त इंटरलिंकिंग किया हो मैंने पूरी किताब के अंदर, तो वो इंटरलिंकिंग आपको समझ में आ जाएगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, फिलहाल उस पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। नाउ पे अटेंशन प्लीज विद द नेक्स्ट वन, डेप्रीसिएशन इन केस ऑफ अमेलगमेशन एक्सेट्रा। इसको मैं आपको समझाता हूं कि अमेलगमेशन में डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम किया जाता है विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूं। ठीक है, चलिए देखिए इधर। सपोज ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है, ठीक है, और यहां पर 1 अप्रैल 2022 है। मैं एक कंपनी हूं ए लिमिटेड, ठीक है।
और मेरे पास कुछ ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है फर्नीचर कितने पे डेप्रिशिएट होता है 10% पे। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना है 1,00,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ और मशीन और फर्नीचर खरीदा, कभी खरीदा 1 जुलाई 2022 को 2,00,000 रुपए की। अब कुछ महीनों बाद क्या हो गया, मेरा अमेलगमेशन हो गया, बी लिमिटेड से मेरा अमेलगमेशन हो गया, से ऑन 3 अक्टूबर 2022, ठीक है। तो मेरा बी लिमिटेड के साथ क्या हो गया, अमेलगमेशन। तो मैं क्या बन गया, मैं अमेलगमेटिंग कंपनी, और बी लिमिटेड क्या बन गई, अमेलगमेटेड कंपनी। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, अमेलगमेशन में डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे। गवर्नमेंट बोलती है अमेलगमेशन में डेप्रिसिएशन ऐसे निकालो जैसे अमेलगमेशन हुआ ही नहीं। ऐसा सोचो अमेलगमेशन हुआ ही नहीं, अगर अमेलगमेशन हुआ ही नहीं तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, निकालो। मैं बोला ठीक है निकालता हूं। ऐसा सोचो अमेलगमेशन हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, इस 1,00,000 पे कितना आएगा 10%, 10% कितना आ जाएगा 10,000, और इस 2,00,000 पे कितना आएगा, इस 2,00,000 पे 10%, 2,00,000 पे 10% कैसे, आपने 1 जुलाई को खरीदा है एसेट, 1 जुलाई को अगर एसेट खरीदा है, पुट टू यूज भी उसी दिन किया होगा, ये अजम्पशन लेके चलेंगे हम। तो 1 जुलाई को अगर खरीदते हो तो आपका एसेट 180 डेज से ज्यादा यूज हो रहा है, तो आपको यहां पर 10% फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा, 20,000 हो गया। तो गवर्नमेंट बोलती है अमेलगमेशन में डेप्रिसिएशन कैसे निकालो, जैसे अमेलगमेशन हुआ ही नहीं, ठीक है, निकाल लिया। अब इस डेप्रिसिएशन को आपको दोनों में बांटना पड़ेगा। दोनों में मतलब अमेलगमेटिंग कंपनी ए लिमिटेड, अमेलगमेटेड कंपनी बी लिमिटेड, अमेलगमेटिंग कंपनी ए लिमिटेड, अमेलगमेटेड कंपनी बी लिमिटेड, इन दोनों में बांटो इसको। अब सवाल ये उठेगा क्या रेशो में बांटो, रेशो होगा नंबर ऑफ डेज द असेट्स आर यूज्ड। तो ए लिमिटेड ने कब से कब तक यूज किया है, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 3 अक्टूबर से तो बी लिमिटेड ने यूज किया है, तो 2 अक्टूबर 2022 इसके लिए पहला वाला असेट 1 अप्रैल से था, लेकिन दूसरा वाला असेट 1 अप्रैल से नहीं था, दूसरा वाला असेट 1 जुलाई 2022 से लेकर 2 अक्टूबर 2022, ये ए लिमिटेड के लिए हो गया। और बी लिमिटेड के लिए तो सेम ही है, 3 अक्टूबर से 31 मार्च, 3 अक्टूबर से 31 मार्च, इस रेशो में इसको डिवाइड कर दो, बहुत सिंपल है। तो अमेलगमेशन में करना क्या है, बहुत सिंपल है, कंप्यूट डेप्रिसिएशन एज इफ नो अमेलगमेशन हैज टेकन प्लेस। ऐसा सोचो अमेलगमेशन हुआ ही नहीं और डेप्रिसिएशन निकालो, अगर अमेलगमेशन हुआ ही नहीं है ऐसा सोचना है और डेप्रिसिएशन निकालना है, तो बस ऐसा सोचो बी लिमिटेड है ही नहीं, सिर्फ ए ही है, ए ही ए है, बी है ही नहीं, तो ए को कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, ₹1,00,000 पे 10%, 10,000, 2,00,000 पे 10%, 20,000। एक बार कंप्यूट हो गया उसके बाद आपको दोनों में बांट देना है, क्या रेशो में, जिसने जितना दिन यूज किया वो रेशो में, और क्या। तो ये हमने बांट दिया, ठीक है। उस पर एक एग्जांपल भी है बुक के अंदर, इसलिए मैं डायरेक्टली बुक से दिखाता हूं, प्रोविजन यहां पर लिखा है, ठीक है। तो 1,00,000 का फर्नीचर हमने 1 अप्रैल को खरीदा, हम कौन है, हम ए लिमिटेड है। और फिर 1 जुलाई को हमने 2,00,000 का और फर्नीचर खरीदा, ठीक है। और फिर 4 अक्टूबर, मेरे एग्जाम्पल में 3 अक्टूबर था, यहां 4 अक्टूबर है, चलो ठीक है, 4 अक्टूबर को अमेलगमेशन हो गया। तो पहले कंप्यूट करना है डेप्रिसिएशन जैसे अमेलगमेशन हुआ ही नहीं है, तो कितना आएगा, 1,00,000 पे 10%, 10,000, 2,00,000 पे 10%, 20,000। अब इस 10,000 को और 20,000 को बांट देना है किसमें, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में। तो ए लिमिटेड में 10,000 कैसे बटेगा, ये 186 कैसे आया, 1 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक, क्योंकि 4 अक्टूबर को अमेलगमेशन हुआ है ना यहां पर। 1 अप्रैल से 3 अक्टूबर कितना दिन होता है पता है, 186 डेज होता है। तो 186 डेज के हिसाब से अमेलगमेशन यहां पर हो रहा है, ठीक है। और यहां पर 179 डेज होता है, 4 अक्टूबर से 179 डेज। तो 10,000 को इस रेशो में डिवाइड कर दिया है, 186 इज टू 179, 186 इज टू 179 में 10,000 बढ़ गया दोनों में। हाँ, लेकिन सेकंड वाला 1 अप्रैल से नहीं था, सेकंड वाला असेट जुलाई से था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर काउंट करो, आप उंगलियों पे भी काउंट कर सकते हो। जुलाई के 31 डेज, अगस्त के 31 डेज, कितना हुआ 62, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो इतना फास्ट तो आना ही चाहिए। और सितंबर के 30 कितने हो गए 92, और अक्टूबर के कितने हो गए, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, ठीक है। 4 अक्टूबर तो बी लिमिटेड ले, अक्टूबर के 3 दिन, तो यहां पर 95 डेज हो गए। 95 इस टू यहां तो 179 ही रहेगा, तो यहां पर आपको डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा, 95 प्लस 270, सॉरी 95 प्लस 179 दैट इज 274 टोटल डेज है, उसमें डिवाइड कर दो उसको, तो उस हिसाब से आपको आंसर आ गया, ठीक है। केयरफुली देख लो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ बहुत महान चीज इसमें नहीं है।
तो यहां पर लिखा है प्रोविजन के अंदर भी, आप प्रोविजन भी पढ़ सकते हो समय लेकर। इन केस ऑफ अमेलगमेशन, सक्सेशन, डीमर्जर। अमेलगमेशन क्या होता है? जब दो कंपनी मिलती है। सक्सेशन क्या होता है? जब एक इंडिविजुअल कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है या एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है। आगे जाकर हम लोग कैपिटल गेन्स में सक्सेशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। डीमर्जर क्या होता है? जब एक अच्छी कंपनी दो भाग में टूट जाती है। ए बी लिमिटेड डिवाइडेड इनटू ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, टूट गई। अमालगमेशन मतलब जुड़ना, डीमर्जर मतलब तोड़ना, दो कंपनी में डिवाइड होना। सब के लिए प्रोविजन सेम है। कंप्यूट डेप्रिसिएशन एज इफ नो अमालगमेशन एक्सेट्रा टेक प्लेस। ऐसा सोचो अमालगमेशन हुआ ही नहीं है। और फिर देन अपोर्शंस एज डेप्रिसिएशन बिटवीन अमालगमेटिंग एंड अमालगमेटेड कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज असेट्स वर यूज्ड बाय देम। जितना दिन भी एसेट उनसे यूज हुआ है उस बेसिस पर आप उसको डिवाइड कर दो। ठीक है सर, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहां पर। अब दिक्कत वाली बात अब आएगी। ठीक है, अमेलगमेशन हो गया, हो गया। अब अमेलगमेशन होने के बाद क्या होगा? ए लिमिटेड तो बंद हो गई क्योंकि ए लिमिटेड बी लिमिटेड के साथ जाकर मर्ज हो गई है। अब ए लिमिटेड अपने असेट्स, ये दोनों असेट्स है, ये बी लिमिटेड को देगी कि नहीं देगी? देगी। अब ये दोनों असेट्स बी लिमिटेड को अपने ब्लॉक ऑफ असेट में से डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? डालना पड़ेगा सर, क्योंकि अब ए लिमिटेड के असेट्स बी लिमिटेड के पास जाने वाले। तो ए लिमिटेड को ये असेट बी लिमिटेड को अगर देना है तो उसको उसके ब्लॉक में डालना पड़ेगा ये असेट। यस, तो ये ए लिमिटेड के असेट जो बी लिमिटेड के पास जाने वाले, वो बी लिमिटेड के पास उसके ब्लॉक में क्या वैल्यू में घुसेंगे अंदर, क्या वैल्यू पर एंटर होने वाले अंदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत केयरफुल रहना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा आप लोग। ये जो असेट है 1 लाख का, ये जो असेट है 20 लाख का, जो कल तक किसका था? ए लिमिटेड का। अब ए लिमिटेड बंद हो गई, अब किसके पास जाने वाला है ये सब कुछ? अमेलगमेशन में बी लिमिटेड। क्या वैल्यू पर एंटर होगा? तो यू विल बी शॉक्ड, आप शॉक हो जाओगे सुन के। तो गवर्नमेंट बोलता है दे विल एंटर एट 1 लाख एंड 2 लाख ओनली, डोंट वरी। चेक करो, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन बनाया है। एक एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट ने 43.6 जो डब्ल्यूडीवी का डेफिनेशन है वहां बनाया है, और एक एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट ने 43.1 जो एक्चुअल कॉस्ट का डेफिनेशन है वो वहां बनाया। अब दो एक्सप्लेनेशन क्यों बनाया? एक एक्सप्लेनेशन 2, एक एक्सप्लेनेशन 7, एक डब्ल्यूडीवी में एक्सप्लेनेशन और एक एक्चुअल कॉस्ट में एक्सप्लेनेशन। अब गवर्नमेंट ने दो एक्सप्लेनेशन क्यों बनाया वो सुन लो। दो एक्सप्लेनेशन बनाने का कारण यह है क्योंकि यहां पर एक आप पुराना असेट ले रहे हो, पुराना असेट 1 लाख रुपीस पुराना असेट है, तो यहां पर डब्ल्यूडीवी का डेफिनेशन काम करेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप डब्ल्यूडीवी ले रहे हो असेट की, और एक आप नया असेट ले रहे हो, न्यू असेट, तो यहां पर कोई असेट डेप्रिशिएट नहीं हुआ है अब तक, ये नया असेट है, तो यहां पर एक्चुअल कॉस्ट का डेफिनेशन काम करेगा। ये टेक्निकली बस साउंड रहने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा कानून बनाया। जो पुराना असेट आप ले रहे हो उसके लिए डब्ल्यूडीवी का एक्सप्लेनेशन काम करेगा, और जो नया असेट आप ले रहे हो जो अब तक डेप्रिशिएट ही नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है क्योंकि इसी साल खरीदा है, उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट का डेफिनेशन काम आएगा। तो ये दोनों केस में गवर्नमेंट ने बोला है जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, अमालगमेशन को हम बेनिफिट देना चाहते हैं। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा दिल है व्हेन इट कम्स टू अमालगमेशन। अमालगमेशन को गवर्नमेंट चारों तरफ से बेनिफिट, फायदे 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 देना चाहती है। देखो कैसे फायदे दे रही है। एक तो यहां पर डेप्रिसिएशन दे रही है, दोनों को डेप्रिसिएशन दे रही है, और यहां पर आपको फिर से बोल रही है कि ये आप 1 लाख और आप 2 लाख इस वैल्यू पर अपने ब्लॉक के अंदर असेट को क्या करोगे? आप एंटर करोगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसी वैल्यू पर आप ब्लॉक के अंदर असेट को एंटर करो, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं इसमें। तो ये कितनी बड़ी बात है, इमेजिन करो। क्या यहां पर डुअल बेनिफिट मिल रहा है एसएससी को? यस, डुअल बेनिफिट है, डबल बेनिफिट है। क्या डबल बेनिफिट है? डबल बेनिफिट है। किस किस्म का डबल बेनिफिट है? देखो यहां पर एक तो ए लिमिटेड डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है, बी लिमिटेड भी क्लेम कर रहा है, दूसरे एसेट पे भी ए लिमिटेड क्लेम कर रहा है, दूसरे एसेट पे भी बी लिमिटेड क्लेम कर रहा है। दोनों कंपनी डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रही है, और उसके बावजूद भी बी लिमिटेड के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट विल रिमेन 1 लाख एंड 2 लाख। यस, यही तो फायदा है, यही तो बेनिफिट है। ये भूलना मत बेटा, डुअल बेनिफिट है, डबल है, डुअल है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जो नाम देना है दो। तो गवर्नमेंट यहां पर आपको एनकरेज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू अमेलगमेशन। अमेलगमेशन को गवर्नमेंट हमेशा एनकरेज करती है, ये चीज याद रखना। हमेशा हमेशा फायदा देती है, हमेशा फायदा देती है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो दिस इज अ बेनिफिट विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो ये है अमालगमेशन का डिस्कशन। ठीक है, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, डोंट वरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट 1 और 2 पार्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज एसएलएम डेप्रिसिएशन। आपको कैसे मिलता है? शुरुआत में मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स में 4 किस्म के डेप्रिसिएशन होते हैं।
ब्लॉक ऑफ एसेट वाला डेप्रीसिएशन, फिर बाद में एडिशनल डेप्रीसिएशन, फिर एसएलएम डेप्रीसिएशन के बारे में कुछ बात किया था। तो जो एसएलएम डेप्रीसिएशन है ना बेटा, सबसे पहले दिमाग में रखना, वो सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेटिंग वाले एसएससी के लिए जो पावर जनरेशन का बिजनेस करते हैं या पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करते हैं, ये दोनों बिजनेस करते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए, बाकी सबके लिए एसएलएम डेप्रीसिएशन इज नॉट अवेलेबल, बाकी सबके लिए इट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो सबसे पहले एसएलएम का जो ऑप्शन है, और वो भी ऑप्शन है इनके पास, इनको ये ऑप्शन लेना है तो ले, नहीं लेना है मत ले, उनकी मर्जी। ठीक है, तो एसएलएम डेप्रीसिएशन के पास ऑप्शन है, उनके पास क्या ऑप्शन है, वो दो ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। डब्ल्यूडीबी ऑन ब्लॉक वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं या एसएलएम भी फॉलो कर सकते हैं। अब डब्ल्यूडीबी वाला ब्लॉक वाला तो हमने कर लिया पहले, अब एसएलएम वाले की बात करते हैं आज। ठीक है, अब एसएलएम में डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। से एक एग्जांपल लेता हूं, आपने एक असेट खरीदा, उसका कॉस्ट है 100 रुपीज। ठीक है, सपोज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन हर साल कितना आएगा, हर साल डेप्रिसिएशन 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। ठीक है, अभी सपोज 3 साल खत्म हो गए, तो 3 साल में आपने कितना डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया होगा, 3 साल में आपने 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए करके 30 रुपीज क्लेम कर लिया होगा। ठीक है, और 70 रुपीज आपकी क्या हो गई, डब्ल्यूडीबी हो गई। ठीक है, नाउ पे अटेंशन प्लीज, अभी जो 30 रुपीज है, पे अटेंशन, ये आपको कहां डिडक्शन मिलेगा, ये डिडक्शन मिलेगा ऑफ डेप्रिसिएशन, कहां पर, अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 के अंदर आपको इसका डिडक्शन मिलता है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, अब 70 रुपया डब्ल्यूडीबी, यहां तक तो बहुत सिंपल है। ये 30 रुपीज का डिडक्शन आपको कैसे मिला होगा, हर साल 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। ठीक है, अब कहानी यहां से शुरू होती है। सपोज अगर मैंने इसको सेल कर दिया और मैंने इसको डब्ल्यूडीबी से कम प्राइस पे सेल कर दिया, से मैंने 50 रुपीज पे सेल कर दिया, तो क्या होगा, तो क्या होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है, कि अगर आप इसको डब्ल्यूडीबी से कम प्राइस पे सेल कर दोगे ना, तो जितना भी कम आपने सेल किया, कितना रुपीज कम सेल किया, 20 रुपीज, ये हम मानते हैं टर्मिनल डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। ये जो डेप्रीसिएशन है, ये नॉर्मल वाला 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में आता है, और ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज एंडिंग। टर्मिनल किसको बोलते हैं, जो एंड में आता है, जिसका एंड आता है, एंड, और जिस चीज का भी एंड हो जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनल। तो ये असेट का एंड हो गया ना, एंड कैसे हो गया, आप बेच रहे हो तो एंड हो गया ना इसका आपकी जिंदगी में। अब कोई चीज आप अपनी जिंदगी से बेच डालते हो तो उसका एंड हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो जाता है सर, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसका नाम दिया है टर्मिनल डेप्रीसिएशन। तो ये टर्मिनल डेप्रीसिएशन का गवर्नमेंट ने क्या बोला है, कि अगर आप इसको डब्ल्यूडीबी से भी कम में सेल करोगे, जो आप कर रहे हो, तो टर्मिनल डेप्रीसिएशन 20 रुपए का हम आपको डिडक्शन दे देंगे जाते जाते, टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन अगर आप आपने इसको सेल किया डब्ल्यूडीबी से ज्यादा पर, से 80 रुपए पर, तो ये जो 10 रुपए आएगा ना, जो ज्यादा ले रहे हो आप, डब्ल्यूडीबी 70 है, कमा कितना रहे हो, 80 कमा रहे हो, तो ये हो जाएगा बैलेंसिंग चार्ज अंडर सेक्शन 41(2), इसका एक टेक्निकल नाम है बैलेंसिंग चार्ज। सिंपल शब्दों में बोलना है तो आप बोल सकते हो, ये हो जाएगी आपकी डीम्ड इनकम। क्या हो जाएगी, ये डीम्ड इनकम हो जाएगी। तो डब्ल्यूडीबी से कम में बेचोगे तो क्या हो जाएगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लेकिन डब्ल्यूडीबी से ज्यादा में बेचोगे तो आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगी ये 10 रुपए। ठीक है, केयरफुल रहना। अब एक और ऑप्शन भी हो सकता है, आपने इसको सेल किया और सेलिंग प्राइस जो है ना बेटा, वो है आपका 120 रुपए, मतलब अब आपका सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस वो डब्ल्यूडीबी से भी ज्यादा है, कॉस्ट से भी ज्यादा है। ठीक है, डब्ल्यूडीबी से तो ज्यादा है ही, डब्ल्यूडीबी 70 है, सेलिंग प्राइस 120 है, बट ये सिर्फ डब्ल्यूडीबी से ज्यादा नहीं है, ये कॉस्ट से भी ज्यादा है। कॉस्ट 100 था, 100 रुपए में खरीदा था सेट, बेच 120 में रहा है। तो अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर आपका जो बैलेंसिंग चार्ज है या डीम्ड इनकम है, जो भी बोलना है बोलो, वो उतना ही होगा जितना आपने डेप्रिसिएशन पहले क्लेम किया था, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो आपने पहले डेप्रिसिएशन कितना क्लेम किया था, 30 रुपीज। ओके, तो उतनी आपकी बैलेंसिंग चार्ज, उतनी आपकी डीम्ड इनकम, और जो सेलिंग प्राइस है 120, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है एसेट का कितना है 100 रुपीज, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका कैपिटल गेन्स के हेड में चार्ज होगा, छोड़ेंगे नहीं। 30 रुपया पीजीबीपी इनकम, तो 70 रुपया डब्ल्यूडीबी है, बेच कितने पे रहा है, 80 में बेच रहा है, तो सिर्फ 10 रुपया आपका क्या हो जाएगा, डीम्ड इनकम हो जाएगा। तभी कैपिटल गेन्स की बात नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद बताता हूं क्यों। लेकिन अगर डब्ल्यूडीबी से भी ज्यादा में बेच रहे हो और कॉस्ट से भी ज्यादा में, तो जितना डिडक्शन पहले क्लेम किया था वो डीम्ड इनकम, और जो कॉस्ट के ऊपर पैसा आ रहा है, कॉस्ट 100 है, कॉस्ट के ऊपर कितना आ रहा है 20 रुपीज, वो कैपिटल गेन्स।
ठीक है। तो उस लिहाज से, उस हिसाब से तो आपको यहां भी कैपिटल गेन्स निकालना चाहिए था, यहां भी कैपिटल गेन्स, यहां क्यों नहीं निकाला सर, यहां क्यों नहीं निकाला, यहां भी निकालो। सेलिंग प्राइस कितना है, 50 है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 100 है, तो 50 रुपए का लॉस है एसएससी को, है क्या नहीं लॉस 50 रुपए का, बोलिए यहां क्यों नहीं निकाला, निकालूंगा वहां भी। उस लिहाज से यहां भी निकालना चाहिए था, 80 रुपया सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 रुपया है, तो 20 रुपया क्या है आपका लॉस है, यहां भी निकालना चाहिए था, यहां क्यों नहीं निकाला। यहां इसलिए निकाला, नहीं निकाला क्योंकि अब गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है, कि अगर यहां पर भी निकालोगे ना तो एसएससी को डुअल बेनिफिट हो जाएगा। कैसे डुअल बेनिफिट होएगा सोचो, देखो 50 माइनस 50, सॉरी 50 माइनस 70, क्या इसका डिफरेंस का आपने ऑलरेडी यहां पर 20 रुपया डिडक्शन क्लेम कर लिया है कि नहीं कर लिया, कर लिया है ना। अरे भाई 50 रुपीज का सेलिंग प्राइस है और डब्ल्यूडीवी 70 रुपया है, तो 20 रुपए का आपने डेप्रीसिएशन जो था वो डिफरेंस क्लेम किया है कि नहीं किया है, तो 50 माइनस 70 का डिडक्शन आप ऑलरेडी ले रहे हो। अब आप बोलोगे 50 माइनस 100 का भी मुझे दे दो, तो ये तो डुअल बेनिफिट हो जाएगा। गवर्नमेंट बोलती है हमें कोई इच्छा नहीं है आपको डुअल बेनिफिट देने की, इसलिए गवर्नमेंट ने अब क्या किया पता है, मैं बराबर से देखना मैं किसको कट कर रहा हूं। गवर्नमेंट ने बोला आपको कॉस्ट 100 नहीं लेना है, आपको कॉस्ट वो लेना है जो हम बोलेंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है, कॉस्ट, गवर्नमेंट ने कॉस्ट को रीडिफाइन कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको नंबर्स याद होंगे। गवर्नमेंट बोलती है कॉस्ट ये मत लो, कैपिटल गेन्स कैसे कंप्यूट करने का है उसके लिए हमने स्पेशल कंप्यूटेशन लाया है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्रोविजन, बट स्टिल स्पेशल कंप्यूटेशन क्या है, सेल माइनस 100 मत लो, कॉस्ट ऑफ एसेट 100 मत लो, एडजस्टेड डब्ल्यूडीवी लो। अब एडजस्टेड डब्ल्यूडीवी क्या है, उसका फॉर्मूला इधर दिया है, डब्ल्यूडीवी प्लस समथिंग माइनस समथिंग, ये आपको कॉस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट केस में, केस 1 में, केस 2 में, केस 3 में, तीनों में अपने को कॉस्ट को रीडिफाइन करना पड़ेगा, रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो बता रहा हूं मैं आपको कैसे। पहले केस में आपका डब्ल्यूडीवी कितना है, डब्ल्यूडीवी तो तीनों में 70 ही है, देखो तीनों में 70 है ना डब्ल्यूडीवी, चेक कर लो यहां पर, इन ऑल 3 केसेस द डब्ल्यूडीवी इज 70 ओनली, डब्ल्यूडीवी तो 70 है। हाँ, सेलिंग प्राइस बदल जाता है, टर्मिनल डेप्रीसिएशन बदल जाता है, ये सारी चीजें बदल जाती है। अब फर्स्ट केस में क्या आपका बैलेंसिंग चार्ज है, नहीं, फर्स्ट केस में आपका 20 रुपए का टर्मिनल डेप्रीसिएशन है, तो वो आप लेस कर दीजिए, तो एडजस्टेड कॉस्ट कितना हो गया 50। सेकेंड केस में आपका 10 रुपए का बैलेंसिंग चार्ज है, अगर आप देख सकते हो यहां पर, तो ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल में जो यहां पर बताया, फर्स्ट केस में आपका 20 रुपए का टर्मिनल डेप्रीसिएशन है, सेकंड केस में 10 रुपए का बैलेंसिंग चार्ज है, और थर्ड केस में 30 रुपए का बैलेंसिंग चार्ज है। देखो गवर्नमेंट ने क्या गेम खेला है, देखो इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो ये हो जाएगा यहां पर टर्मिनल डेप्रीसिएशन तो कुछ नहीं है, ये हो जाएगा 80 रुपीज। थर्ड केस में आपका 30 रुपीज का बैलेंसिंग चार्ज है, यहां पर ये कुछ नीले ये 100 रुपीज, देखो तो आपका कॉस्ट रीएडजस्ट हो गया। अब इस तरीके से रीएडजस्ट किया है ना गवर्नमेंट ने, कि आपको अगर गेन आ रहा है तो आएगा, सुन लो अच्छे से, गोल्डन लाइन, गेन आ रहा है तो आएगा, लेकिन अगर लॉस आ रहा है तो लॉस नहीं आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। जैसे केस 1 में सेल कंसिडरेशन कितना है 50, अब आप यहां 100 नहीं लोगे, एडजस्टेड कॉस्ट लोगे, एडजस्टेड कॉस्ट कितना है 50, ये 0 हो गया। देखो केस 2 में सेल कंसिडरेशन कितना है 80, यहां पर कॉस्ट 100 नहीं लोगे, कॉस्ट एडजस्टेड कॉस्ट लोगे, एडजस्टेड कॉस्ट कितना है 80, 0 हो गया। जहां लॉस आ रहा है वहां 0 हो रहा है। और थर्ड केस में सेल प्राइस कितना है 120, एडजस्टेड कॉस्ट कितना है वो 100 ही है, तो यहां पर 20 रुपए का गेन आ गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस कंप्यूटेशन, इस कंप्यूटेशन की मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर गेन आ रहा है तो आएगा, लेकिन अगर लॉस आ रहा है तो गेन 0 हो जाएगा। इस तरीके से ब्यूटीफुली उन्होंने कंप्यूट किया है। देखो वो लोग कुछ नहीं कर रहे, कॉमन सेंस लगा रहे। देखो यहां पर 20,000 रुपए का फायदा मिल रहा है ना, आपको मिल रहा है ना, रिडक्शन तो फायदा होता है, तो फिर वो फायदा यहां से आपको कम कर देंगे, आपके कॉस्ट में से घटा के, कॉस्ट घटा देंगे तो गेन बढ़ जाएगा। अच्छा, यहां पे 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेकंड केस में हो रहा है ना, तो यहां पर अगर नुकसान हो रहा है तो यहां पर गवर्नमेंट फिर आपका कॉस्ट घटा दे रही है, ठीक है, कॉस्ट बढ़ा दे रही है। तो वहां पर 20,000 रुपए का फायदा हो रहा है तो कॉस्ट घटा दे रही है, वहां पे 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है तो कॉस्ट बढ़ा दे रही है, बस ऐसा सिंपल लॉजिक लगा के चलना। तो देखो डेप्रीसिएशन तो फायदा है तो कॉस्ट बढ़ा दो, फिर ठीक है, तो कॉस्ट घटा दो, क्योंकि डेप्रीसिएशन का फायदा ले रहे हो तो फिर कैपिटल गेन्स में फायदा नहीं मिलेगा, डबल बेनिफिट नहीं देंगे। अब डीम्ड इनकम तो नुकसान है मेरे लिए, तो यहां कॉस्ट बढ़ा दो, चेक कर लो 30 रुपीज का नुकसान है थर्ड केस में, तो यहां कॉस्ट बढ़ा दो, दोनों जगह फायदा नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। और आपको कॉस्ट को रीएडजस्ट करके निकालना पड़ेगा, चेक कर लो एक बार, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर पूरा एग्जांपल है, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है बोर्ड पे से, ठीक है।
ठीक है। नाउ जैसे कि मैंने आपको बोला, ये एसएलएम डेप्रिसिएशन ऑप्शन है, लेना है लो, नहीं लेना है मतलब। लेकिन इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का एक नुकसान है, वो मैं आपको बता देता हूं नुकसान क्या है। अगर आपने ये ऑप्शन ले लिया तो आपको जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ना वो नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट बोलती है ये वालों के लिए वो नहीं है। मतलब क्या हुआ, ये वालों के लिए वो नहीं है का मतलब क्या है सर? इशारों में मत बात करो, वर्ड्स में बात करो। मतलब जो ये ऑप्शन लेते हैं एसएलएम वाला, उनके लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट अगर चाहिए, अगर आपको पता होगा एडिशनल डेप्रिसिएशन पावर जनरेशन वालों को भी मिलता है कि नहीं मिलता है? डेफिनेटली मिलता है। तो अगर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट चाहिए तो आपको सबसे पहले डब्ल्यूडीवी मेथड के लिए जाना पड़ेगा। डब्ल्यूडीवी मेथड के लिए जाओ, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ये वाले मेथड के लिए आओ, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला, माफ करो। ठीक है, यहां पर लिखा गया है, चेक कर लो। अगर आपने 3212 के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। 3211 के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है, माफ कीजिए। हाथ जोड़ते हैं हम आपके सामने, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। तो देख लो चॉइस क्या है आपकी। खतरों के खिलाड़ी बनो यार जिंदगी में थोड़े। कैसे सर? डब्ल्यूडीबी के लिए जाओ। डब्ल्यूडीबी में थोड़ा सा नुकसान है। क्या नुकसान है? कि हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा, लेकिन एक एडिशनल डेप्रिसिएशन का फायदा मिलेगा। यहां पर आपको फायदा है हर साल। हर साल क्या फायदा है? आपको एक फिक्स अमाउंट का डेप्रिसिएशन मिलेगा। डेप्रिसिएशन हर साल घटेगा नहीं, कम नहीं होगा, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन हाथ से चला जाएगा। देखो आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। विच एवर वे यू वांट टू गो, जिस रास्ते भी, जिस गली भी आपको जाना है आप जा सकते हो। दोनों गली, दोनों रास्ते आपके ही है, कोई टेंशन वाली बात उसमें है ही नहीं। ठीक है, अब एक जनरल नॉलेज वाला नोट आपको बता रहा हूं, जस्ट गौर से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इनकम टैक्स के अंदर जिस साल में आप एसेट सेल करते हो ना, उस साल में आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ईयर ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। आपने 31 मार्च को भी एसेट बेचा ना तो भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? लॉजिक ये है क्योंकि एसेट हैज टू बी देयर इन द ब्लॉक ऑन 31 मार्च, एक कंडीशन है ये। तो अगर आप पूरा साल एसेट यूज कर रहे हो और 31 मार्च को भी एसेट बेच दोगे ना, अगर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है उस साल, तो ईयर ऑफ सेल में इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ये अच्छे से अपने हाथ में गुदवा लो, टैटू बना लो उसका, भूलना मत उसको। तो ईयर ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स लॉ नॉट अलाउड, बट उसके दो ही एक्सेप्शन है पूरे इनकम टैक्स में। पहला, अमेलगमेशन के केस में आपको ईयर ऑफ सेल में भी मिलता है। देखो ए लिमिटेड को मिल रहा था ना, ए लिमिटेड तो बेच ही रहा है ना बी लिमिटेड को, अभी जो थोड़ी देर पहले देखा। अमेलगमेशन एक एक्सेप्शन है जहां पर ईयर ऑफ सेल में भी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। दूसरा एक्सेप्शन अभी अभी जो पड़ा, एसएलएम केस में टर्मिनल डेप्रिसिएशन, ईयर ऑफ सेल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट? यस, मिल रहा है। तो ईयर ऑफ सेल में आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दो जगह पे मिलता है, एक अमेलगमेशन और एक टर्मिनल डेप्रिसिएशन के तौर पे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। ठीक है, अब एक आखिरी चीज है वो देख लेते हैं, सेक्शन 43A वर्सेस सेक्शन 43AA। अब ये क्या बोलना चाहता है, ठीक है, जरा सुनिए। सबसे पहले 43A की बात करेंगे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लिए। उसके बाद में हम लोग 43AA की बाद में बात करते हैं। ठीक है, पहले मैं 43A की बात कर लेता हूं। 43A क्या है, सुन लो अच्छे से। अगर आप कोई एसेट, फिक्स्ड एसेट इंडिया के बाहर से खरीदते हो, प्लस उसके ऊपर फॉरेन करेंसी लोन लगा हुआ है या फॉरेन करेंसी क्रेडिट है, फॉरेन करेंसी लोन है या फॉरेन करेंसी क्रेडिट है, कंडीशन क्या है? आप फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो, कंडीशन नंबर 1, और इंडिया के बाहर से खरीद रहे हो, इंडिया से नहीं खरीद रहे हो। दूसरी चीज, उस पर फॉरेन करेंसी लोन लगा हुआ है। ठीक है, तो उसका जो भी करेंसी गेन और लॉस है ना, ऑन पेमेंट, पेमेंट नॉट ऑन अक्रूवल, नॉट ऑन 31 मार्च, नॉट ऑन बैलेंस शीट डेट, उसका जो भी करेंसी गेन और लॉस है ऑन पेमेंट, वो आप डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट में एडजस्ट करोगे। बहुत आराम से सुनना, मैं एक एग्जांपल भी आपको बता रहा हूं। मान लो कि आपने $1 लाख का एक एसेट खरीदा,
इंपोर्ट किया, असेट इंपोर्ट होना चाहिए सबसे पहले, इंडिया से खरीदोगे तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, पहली चीज ये दिमाग में रखो। दूसरी चीज, इंपोर्ट करने के साथ पैसा आईएनआर में मत पे करना, पैसा फॉरेन करेंसी में पे करोगे, वो भी लोन होना चाहिए या फॉरेन करेंसी का क्रेडिट होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप पे करोगे, जब भी आप पे करोगे उस समय पर जो गेन और लॉस होगा वो आपको पीएनएल में नहीं लेके जाना है, वो आपको असेट के डब्ल्यूडीवी में एडजस्ट करना है, ठीक है, असेट के डब्ल्यूडीवी में एडजस्ट करना है। कैसे सर, दिखाता हूं आपको। तो रुको अभी एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप उसका फोटो भी ले सकते हो बाद में, ठीक है। देखो ये 22-23 चल रहा है, मैंने एक असेट खरीदा, उसका इंपोर्ट किया, इंडिया से नहीं खरीदना, इंपोर्ट करना है, ठीक है। $1,00,000 उसका रेट है, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मान लो ये फर्नीचर है, आज $1 का रेट ₹70 है, ठीक है। तो अभी ओपनिंग डब्ल्यूडी नील और परचेस कितना किया, ₹70 के हिसाब से ₹70 लाख का असेट हो गया। अब प्रीवियस ईयर 22-23 में मैंने कोई भी पेमेंट नहीं किया है, कोई पेमेंट नहीं हुआ ये साल, ठीक है। तो आपको कुछ भी गेन और लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करना है, बिकॉज गेन और लॉस आपको रिकॉग्नाइज कब करना है, जब आप पेमेंट करोगे। अब डेप्रिसिएशन रेट 10% आप क्लेम कर लो, 63 लाख रुपीस आपकी डब्ल्यूडीवी। नेक्स्ट ईयर 63 लाख ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। फर्स्ट ईयर में हमने कुछ भी नहीं किया है, बस नॉर्मली कंप्यूट किया है। अब सेकेंड ईयर में मान लो हमने $30,000 पे किया, अब उस दिन $1 का रेट 75 हो गया, पे किया है, एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो। तो अब मुझे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कितना, पर डॉलर पे ₹5 नुकसान हो रहा है। कैसे, 70 पे मैंने रिकॉग्नाइज किया था असेट को, 75 पे करना पड़ रहा है, तो ₹5 मेरा लॉस हो गया। तो लॉस क्या है, मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट हुआ ना, जो लॉस हो रहा है वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो वो खर्चा है ना आपका, तो वो आप क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे, डब्ल्यूडीवी ऑफ द असेट में एडजस्ट करोगे। ये पीएनएल में नहीं लेके जाना है इसको, ठीक है। यही तो कैच है इसका 43A का, कि अगर आप इंपोर्टेड असेट खरीदते हो और उसपे फॉरेन करेंसी लोन है, तो आपको पेमेंट करते समय जो गेन और लॉस होता है वो असेट में एडजस्ट करना है। तो ये लॉस एडजस्ट कर लो, ये हो जाएगा 63 प्लस 1.5 लाख, 64.5। उसके बाद आप डेप्रिसिएशन क्लेम करो, अगले साल की डब्ल्यूडीवी। अगले साल मैंने वापस $30,000 पे किया, अब मान लो कि रेट 65 हो गया, रेट घट गया, एग्जाम्पल, इतना ज्यादा रेट घटता बढ़ता नहीं है, बट अपने को एग्जाम्पल देना है इसलिए मुझे बताना जरूरी है। अब मान लो रेट 65 हो गया, तो अब क्या करोगे, अब मुझे गेन हो गया, 70 के बदले सिर्फ 65 देना है, ₹5 गेन। तो अब ये गेन क्या करोगे, आप डब्ल्यूडीवी से लेस करोगे, जैसे लॉस को ऐड किया था ना, वैसे गेन को लेस करोगे और डेप्रिसिएशन निकालोगे। अरे इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। तो आपको कैच किया, यहां पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको दिमाग में रखनी। पहली, असेट इंपोर्ट करना है, इंडिया से ना खरीदो। सेकेंडली, उस पर फॉरेन करेंसी लोन होना चाहिए या फॉरेन करेंसी क्रेडिट होना चाहिए, सप्लायर आपको खुद से क्रेडिट दे रहा है, इंस्टॉलमेंट दे रहा है, आप इंस्टॉलमेंट में भरिए। थर्ड, आपको 31 मार्च में, जैसे आप अकाउंट्स में करते हो, 31 मार्च में कोई रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं है, आपको बैलेंस शीट डेट पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली पेमेंट करते से, भले 4 साल बाद पेमेंट करोगे ना, जब गेन और लॉस होगा ना तब एडजस्ट करना, ठीक है। कैसे एडजस्ट करना वो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इसका फोटो ले लो, आप लोग को बहुत काम आएगा। एक सेकंड रुक जाओ, ये येलो येलो हटा देता हूं, ठीक है, अब ले लो फोटो। चलो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका फोटोग्राफ ले लिया होगा, ठीक है। अब अब सवाल यहां पर ये उठेगा, ये तो हो गया 43A। 43A बहुत ही स्पेसिफिक केस में काम करता है, जहां पर आप इंपोर्टेड असेट खरीदते हो और फॉरेन करेंसी लोन है, लेकिन बाकी सब केस में नहीं काम करता है। अब गेन और लॉस क्या सिर्फ इंपोर्टेड असेट पे ही आ सकता है? अगर मैंने लोकल असेट खरीदा, तो मैंने असेट यहां दिल्ली से खरीदा, ठीक है, दिल्ली लक्ष्मी नगर से, या दिल्ली प्रीत विहार, या मैंने पानीपत से खरीदा हरियाणा, या मैंने मुंबई से खरीदा, लेकिन लोन फॉरेन करेंसी है, तब क्या करूंगा? असेट लोकल खरीद रहा हूं, लेकिन लोन कौन सा है, लोन फॉरेन करेंसी है, और उसमें गेन और लॉस हो रहा है, तो क्या करूं? या छोड़ो असेट यार, सिर्फ असेट पे ही गेन और लॉस होता है, दूसरी चीजों पे नहीं हो सकता है। मैंने गुड्स खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा फॉरेन करेंसी में, उसमें गेन और लॉस हो गया, मैंने रॉ मटेरियल बेचा, उसमें गेन और लॉस हो गया, मैंने एक्सपेंस इनकर किया, उसमें गेन और लॉस हो गया।
मैंने मेरी एक फॉरेन कंट्री में ब्रांच है, मेरी एक फॉरेन कंट्री में विदेश में मेरी ब्रांच है, उस ब्रांच को मैंने इंडियन एचओ के साथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मर्ज किया। पता है ना, फॉरेन करेंसी फॉरेन ब्रांच को जब इंडियन एचओ के साथ मर्ज करते हो तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा सी इंटर में ये चैप्टर ब्रांच अकाउंटिंग में, तो आपको उसको आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसमें गेन और लॉस हो गया तो, और दुनिया में कितने किस्म के गेन और लॉस हो सकते हैं यार, क्या सिर्फ क्या फिक्स्ड एसेट पे ही गेन और लॉस होता है और जो इंपोर्टेड एसेट होता है उसी पे होता है? नहीं नहीं नहीं। तो बाकी सारे गेन और लॉस का क्या होगा? बाकी सारे गेन और लॉस का वही होगा जो आप अकाउंट्स में करते हो। वो लिखा गया है 43AA में कि एनी गेन और लॉस अदर देन 43A, अंडरलाइन कर लो, अदर देन 43A, ये वाला छोड़कर बाकी सारे गेन और लॉस विल बी कंसिडर्ड एज इनकम और लॉस। अगर गेन है तो इनकम पीजीबीपी में ऐड कर दो, और लॉस है तो पीजीबीपी से डिडक्शन ले लो, बट एज पर आईसीडीएस करना बस, ठीक है? आईसीडीएस के हिसाब से करना। फर्दर यहां पर आपको 31 मार्च को रीइंस्टेट करना पड़ेगा, जैसे आप अकाउंट्स में करते हो कि आपने कुछ खरीदा, फिर 31 मार्च को उसको 31 मार्च के रेट के हिसाब से कम ज्यादा कीजिए, फिर जब एक्चुअल सेटलमेंट होगा उस टाइम पे क्या रेट है उसको 31 मार्च के रेट से कंपेयर करके देखिए कि एक्चुअल प्रॉफिट लॉस कितना है। एग्जैक्टली जैसा अकाउंट्स में करते हो वैसे। एग्जांपल यहां पर क्या क्या है, यहां पर सब कुछ आ जाएगा इसको छोड़कर, मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम, सबका करो, सब करो। ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, फॉरेन में कोई ऑपरेशन है उसका ट्रांसलेशन करना है वो करो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, हर किस्म का कन्वर्जन यहां पर होगा, हर किस्म का कन्वर्जन, हर किस्म का कन्वर्जन यहां पर होगा। तो यहां पर क्या आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये सेक्शन, ये सेक्शन क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। कैसे बैलेंसिंग फिगर है? बिकॉज जो यहां नहीं आता है वो यहां आ जाएगा, साफ साफ लिखा है लॉ के अंदर, वॉट एवर डजन कम इन 43A विल कम इन 43AA। जो 43A में नहीं आता है वो 43AA में आ जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दिस। और 43A में तो एक ही चीज आती है यार, और दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग है। 43A में आपको पेमेंट बेसिस पर करना है, और यहां पर आपको जैसा अकाउंट में करते हो, पहले जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ रिकॉर्ड कीजिए, सपोज आज ट्रांजेक्शन हुआ रिकॉर्ड कीजिए, फिर 31 मार्च को असेस करो, उसको कितना गेन और लॉस है वो रिकॉग्नाइज करो, फिर एक्चुअली जब फाइनल सेटलमेंट होगा तब क्या गेन और लॉस है वो करो। एग्जैक्टली अकाउंट जैसा। तो यहां पर वो सारी चीजें आएगी जो यहां नहीं आती है, ठीक है? इसके नीचे एक आईसीडीएस है, सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसा ही, उसके अंदर कुछ भी अलग नहीं है। वही बोलता है कि पहले आप क्लोजिंग रेट पे करो, फिर बैलेंस शीट डेट पर आप चेंज करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जैक्टली वही बातें करता है, कुछ भी नई चीज नहीं है, इसलिए उस पर बात करके कोई मतलब नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं चाहिए तो। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, इनिशियल रिकॉग्निशन, जब आप ट्रांजैक्शन करते हो उस दिन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से करो। आज मैंने ट्रांजैक्शन किया तो आज का रेट ही लूंगा ना मैं। हाँ, एक ऑप्शन देती है, आप एवरेज ले सकते हो पूरे हफ्ते का या पूरे महीने का, पूरे हफ्ते का या महीने का एवरेज भी ले सकते हो आज का रेट लेने के बदले। लेकिन अगर कोई सब्सटैंशियल डिफरेंस आता है, फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली फ्लक्चुएट हो रहा है पूरे महीने में, कभी 70 रुपया, कभी 80, कभी 85, कभी 90, कभी 65, ऐसा सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो फिर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वाला रेट ही ले लो आप। तो बाय डिफॉल्ट अगर आज ट्रांजैक्शन किया तो आज रेट क्या लोगे? आज का रेट लोगे। लेकिन अगर आज का रेट, आपको एक ऑप्शन भी दिया जाए, पूरे मंथ का आप एवरेज ले लो या पूरे वीक का एवरेज ले लो, लेकिन अगर मेजर फ्लक्चुएशन है तो फिर मत करो, ठीक है? तो फिर आप आज का रेट ही लो। मेजर फ्लक्चुएशन है तो आज का रेट ही लो, मेजर फ्लक्चुएशन नहीं है तो एवरेज रेट ले सकते हो, ठीक है? उसके बाद में आपको क्या करना है, बैलेंस शीट डेट पर उसको कन्वर्ट करना है, और क्या? बैलेंस शीट डेट पे कन्वर्ट करके जब फाइनल सेटलमेंट होगा उस रेट के हिसाब से आप ले लो, और क्या? इट इज एज सिंपल एज दिस यार। तो ये है आपका डेप्रीसिएशन का बड़ा और महान टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सबसे बड़ा डिडक्शन है आपके पूरे पीजीबीपी में, ठीक है? तो एक बार गो थ्रू कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स आर नेक्स्ट डिडक्शंस। नाउ अब कुछ छोटे छोटे से डिडक्शंस आने वाले, वन लाइनर डिडक्शन से। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बाइफर्केशन बताया था कि कुछ डिडक्शंस विच आर स्पेसिफिक डिडक्शंस, कुछ आर जनरल डिडक्शन। तो अब तक हमने स्पेसिफिक डिडक्शन में एक ही डिडक्शन किया है इतने समय के अंदर, और वो है डेप्रीसिएशन, ठीक है? तो अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ और छोटे डिडक्शंस की तरफ। अभी हम लोग बढ़ेंगे 3 डिडक्शंस की तरफ, 3। एक सेक्शन 30 में क्या डिडक्शन है, एक सेक्शन 31 में क्या है, और एक सेक्शन 36 के अंदर बहुत छोटे 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 बहुत सारे डिडक्शन है। उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे, ठीक है?
तो सबसे पहला डिडक्शन है सेक्शन 30, जिसके अंदर बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ खर्चे हैं। बिल्डिंग से रिलेटेड, तो मेन असेट यहां पर क्या है? बिल्डिंग। अब बिल्डिंग से रिलेटेड क्या क्या खर्चे हैं? अगर आप बिल्डिंग रेंट पर लेते हो तो वो एक खर्चा हो सकता है। बिल्डिंग के टैक्सेस होते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस, वो एक खर्चा हो सकता है। बिल्डिंग के रिपेयर्स, वो एक खर्चा हो सकता है। और बिल्डिंग का इंश्योरेंस, ये एक खर्चा हो सकता है। तो बिल्डिंग से रिलेटेड 4 खर्चे कवर है। अब यहां पर भी आपको 2 तरीके से सोचना है। अगर आप ओनर हो तो क्या क्या खर्चे कर सकते हो, और अगर आप टेनेंट हो तो क्या क्या खर्चे कर सकते हो। जैसे अब जिस स्टूडियो में बैठ के मैं लेक्चर ले रहा हूं, अब ये 2 तरीके से मैं इसको यहां पर लेक्चर ले सकता हूं। एक तो मैं इस स्टूडियो का ओनर हूं, ये स्टूडियो मेरा खुद का है, तो मेरे क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। या मैंने इस स्टूडियो को रेंट पर लिया है और मैं यहां पर काम कर रहा हूं, रेंट पर लेकर काम कर रहा हूं, तो मेरे क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। देखो दोनों में सारे खर्चे सेम होंगे, सिर्फ एक फर्क होगा, वो होगा रेंट। अगर आपका खुद का स्टूडियो है तो आप तो रेंट नहीं दोगे ऑब्वियसली, बाकी सारे खर्चे सेम होंगे। तो अगर आपका खुद का स्टूडियो है तो म्युनिसिपल टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। खुद का स्टूडियो है तो आपको रिपेयर तो करना पड़ सकता है। खुद का स्टूडियो है तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप टेनेंट हो तो आपको इन 3 खर्चों के साथ साथ रेंट भी देना पड़ सकता है। ठीक है, रेंट देना पड़ सकता है, क्या देना ही पड़ेगा, कोई फ्री में तो आपको स्टूडियो देगा नहीं ऐसे। तो अगर आप टेनेंट हो तो रेंट भी देना पड़ेगा, उसके साथ साथ म्युनिसिपल टैक्स भी देना पड़ सकता है, उसके साथ साथ इंश्योरेंस प्रीमियम भी देना पड़ सकता है, उसके साथ साथ रिपेयर भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये पहला फर्क है टेनेंट और ओनर में। ठीक है, दूसरा फर्क, रिपेयर कैसा होना चाहिए? रिपेयर रेवेन्यू रिपेयर होना चाहिए, कैपिटल रिपेयर नहीं चलेगा। ये जो रिपेयर है ना, रिपेयर यहां लिख लो, रेवेन्यू रिपेयर। अगर आप कैपिटल रिपेयर करते हो, क्या करते हो? कैपिटल रिपेयर, तो फिर उसका आपको डेप्रीसिएशन मिलेगा। मिसाल के तौर पे आप ओनर हो और आपने अपनी बिल्डिंग में कैपिटल रिपेयर किया, ठीक है, उस पे कोई फ्लोर बना दिया, 2-3 फ्लोर बना दिए बिल्डिंग के अंदर, या बिल्डिंग गिराकर वापस बना दी, ये कैपिटल रिपेयर है, रेवेन्यू रिपेयर नहीं है, तो उसका आपको डेप्रीसिएशन मिलेगा। अच्छा, अगर मैं टेनेंट हूं और कैपिटल रिपेयर कर रहा हूं तो गवर्नमेंट बोलती है तुमको भी मिलेगा, डोंट वरी। अगर मैं टेनेंट हूं और मैं टेनेंट होके भी, टेनेंट होने के बावजूद भी मैं कैपिटल रिपेयर कर रहा हूं, बहुत रेयर केस है, जल्दी होगा नहीं ऐसा। देखो कॉमन सेंस वाली बात है, तुम किसी से भाड़े पर जगह लोगे तो क्या उसके जगह पे आप कैपिटल रिपेयर करोगे? नहीं करोगे, आप छोटा मोटा रिपेयर ही करोगे। लेकिन इन केस अगर किया तो हम आपको डीम्ड ओनर मानेंगे, डोंट वरी। और डीम्ड ओनर मान के गवर्नमेंट बोलती है हम आपको भी डेप्रीसिएशन देंगे, डोंट वरी। देखो बहुत बड़ी बात है, अगर आप ओनर हो और अगर आप कैपिटल रिपेयर कर रहे हो तो समझ में आता है, खुद की जगह है तो खुद ही रिपेयर करेगा ना, और कौन करेगा? खुद ही कैपिटल रिपेयर कर। लेकिन किसी दूसरे की जगह पर टेनेंट होने के बावजूद आप क्या कर रहे हो? कैपिटल रिपेयर कर रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ा फायदा है आपके लिए, बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए। तो फिर उस केस में गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है? बेनिफिट दे रही है। क्या दे रही है? बोल रही है कि हम आपको डीम्ड ओनर बना देंगे और हम आपको डेप्रीसिएशन देंगे। उस केस में भी एक एक्सप्लेनेशन डाल दिया टू सेक्शन 32(1). ठीक है, तो ये रिपेयर वाला पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना। रिपेयर, रेवेन्यू रिपेयर तो मिलेगा ही, कैपिटल रिपेयर भी दोनों को मिलेगा, टेनेंट को भी मिलेगा, ये बड़ी बात है। ओनर को तो मिलना ही हो तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, रेट्स एंड टैक्सेस क्या है? रेट्स एंड टैक्सेस विल बी अलाउड ऑन एक्चुअल पेमेंट, अक्रूवल बेसिस पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 43B में कवर्ड है। आप सभी को पता होना चाहिए व्हाट इज 43B, नहीं भी पता है तो आगे पढ़ लेंगे, डोंट वरी। तो रेट्स एंड टैक्सेस विल बी अलाउड ऑन एक्चुअल पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट एंड एक्चुअल पेमेंट। पेमेंट करो डिडक्शन लो, पेमेंट करो डिडक्शन लो, पेमेंट करो डिडक्शन लो, दैट्स इट। ओके, अब यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, पे अटेंशन प्लीज। रिपेयर से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है? रिपेयर से रिलेटेड, सपोज मैंने किसी से जगह लिया, ठीक है, रेंट पर, तो अग्रीमेंट होगा ना मेरे और लैंडलॉर्ड के बीच में। यस, तो अग्रीमेंट के अंदर लिखा होना चाहिए कि यू अससी द टेनेंट अंडरटेक टू बेयर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर। अग्रीमेंट में ये लिखा होना चाहिए कि टेनेंट बेयर करेगा कॉस्ट ऑफ रिपेयर, तो ही हम डिडक्शन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये कानून में लिखा है सेक्शन 30 के बेयर एक्ट के अंदर। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट खोल के पढ़ो तो वहां क्या लिखा है कि अगर अससी लिखता है अग्रीमेंट में कि मैं करूंगा रिपेयर, तो ही उसको रिडक्शन देंगे सेक्शन 30 में, नहीं तो नहीं देंगे। अब मान लो अग्रीमेंट में नहीं लिखा है, अग्रीमेंट में नहीं लिखा है कि मैं करूंगा खर्चा, और अगर कुछ टूट फूट गया, कुछ हो गया छोटा मोटा, और मैंने रिपेयर किया, तो क्या होगा? क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा? सेक्शन 30 में नहीं लिखेगा, मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 30 में डिडक्शन लेने का क्राइटेरिया ही ये है कि अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोला थोड़ा सा चिल मारो, ठंडा लो, आराम करो, 30 में नहीं मिलेगा ना, मत मिलने दो, 37 में आप क्लेम कर लेना, 37 में जो कंडीशंस दिए गए वो फुलफिल करो, हम आपको उसको एक जनरल डिडक्शन की तरह दे देंगे।
तो बहुत बारीक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है आगे जाकर, देखना। तो बाय डिफॉल्ट क्या बोल रहा है लॉ, आपको क्या मिलेगा, आपको अगर रिपेयर का डिडक्शन चाहिए तो अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि आप रिपेयर करने वाले हो, ये अग्रीमेंट में क्लॉज होना चाहिए। अगर अग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। सेक्शन 30 में नहीं मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है डोंट वरी 37(1) में हम आपको दे देंगे, जनरल डिडक्शन के तौर पे दे देंगे। ठीक है, यहां पर पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करो, ये दिमाग से निकलने वाला पॉइंट है। If assessee incurs expense on repair for which he has undertaken for which he has not undertaken to bear the cost of repair, उसने जिम्मेदारी नहीं लिया रिपेयर करने की, फिर भी कर रहा है, उसने जिम्मेदारी नहीं लिया रिपेयर करने की, अग्रीमेंट में नहीं लिखा है कि मैं रिपेयर करूंगा, फिर भी कर रहा है, तो सेक्शन 30 में डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ 37(1) में मिलेगा, अगर वहां के जो कंडीशंस दिए गए वो फुलफिल कर दोगे। ठीक है, तो क्या क्या खर्चे यहां पर है, रेंट, रेंट, रेंट किसको मिलेगा, ओनर को मिलेगा रेंट का डिडक्शन। कैसे मिलेगा, खुद को रेंट दोगे क्या, नहीं, टेनेंट को मिलेगा। रिपेयर दोनों को मिलेगा, रिपेयर कैसा होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए, कैपिटल नहीं, कैपिटल रिपेयर करोगे तो दोनों को डेप्रिसिएशन मिलेगा, और इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी है आप पे करोगे, डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, और अगर रिपेयर के लिए अगर टेनेंट बोलता है कि आई विल नॉट रिपेयर और फिर रिपेयर करता है, तो सेक्शन 30 में नहीं मिलेगा, 37(1) में मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, 31 में क्या लिखा है, 31 में प्लांट मशीनरी फर्नीचर कवर्ड है। जैसे 30 में कौन कवर था, बिल्डिंग, यहां पर प्लांट मशीनरी फर्नीचर। अब प्लांट मशीनरी फर्नीचर की क्या चीज कवर्ड है यहां पर, यहां पर प्लांट मशीनरी और फर्नीचर का रिपेयर और इंश्योरेंस कवर्ड है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ क्या कवर्ड है, रिपेयर और इंश्योरेंस। आपने कोई प्लांट मशीनरी फर्नीचर खरीदा, इससे कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, मोबाइल खरीदा, एसी खरीदा, ये सब क्या है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर। अब इसमें कुछ रिपेयर करते हो, अगेन कैसा रिपेयर होना चाहिए, रेवेन्यू, कैपिटल रिपेयर नहीं कवर्ड है, कैपिटल रिपेयर नहीं कवर्ड है, या उसके ऊपर इंश्योरेंस ले लिया है तो उसका प्रीमियम भर रहे हो तो उसका डिडक्शन मिलेगा। सर अगर मैंने प्लांट मशीनरी फर्नीचर रेंट पे लिया और रेंट पे किया तो उसका डिडक्शन यहां पर नहीं है। यहां पर रेंट दिख रहा है आपको, कहीं पर दिख रहा है रेंट का डिडक्शन, नहीं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर, रेंट नहीं कवर्ड है, चेक कर लो, रेंट इज नॉट कवर्ड, देयरफॉर रेंट ऑफ प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर इज नॉट कवर्ड हियर। यहां पर सिर्फ रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर है, इज इट क्लियर, रेंट नहीं कवर्ड है बेटा, केयरफुल रहना। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो रेंट का डिडक्शन 37(1) में मिल सकता है आपको, सब्जेक्ट टू जो वहां पर कंडीशंस दिए गए हैं वो फुलफिल करने पड़ेंगे। वहां क्या कंडीशन है बाद में देख लेंगे ना, क्या कंडीशन है, फिलहाल उसमें क्यों जाना है हमको, वो तो एकदम एंड में आने वाला है, आखिरी डिडक्शन। तो यहां पर क्या खत्म हो गया, प्लांट मशीनरी फर्नीचर खत्म हो गया, और बिल्डिंग तो हमने ऑलरेडी खत्म कर दी। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली 36(1) पे। यहां पर कुछ और छोटे छोटे डिडक्शन, एक बार छोटे डिडक्शन खत्म हो जाएंगे, हम लोग सेक्टर वाइज की तरफ बढ़ जाएंगे। किसकी तरफ, सेक्टर वाइज डिडक्शन की तरफ। अब 36(1) में क्या क्या कवर्ड है, सबसे पहले आप स्टॉक का इंश्योरेंस कीजिए। किसका, स्टॉक का इंश्योरेंस करने के लिए आप प्रीमियम भर रहे हो, डिडक्शन मिलेगा। मेरे बिजनेस में बहुत सारा स्टॉक इन ट्रेड है, उसका इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भर रहा हूं मैं, डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एम्प्लॉइज के हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट कर रहे हो आप, एम्प्लॉइज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो आप, ताकि एम्प्लॉय बीमार पड़े तो उसको हॉस्पिटल में आसानी से क्या मिल जाए, आसानी से एडमिशन मिल जाए, और उसका पैसा कंपनी दे देगी, इंश्योरेंस कंपनी। तो एम्प्लॉइज के लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो, डिडक्शन मिलेगा, लेकिन यहां पर एक कंडीशन अंडरलाइन कर देना, अदर देन कैश होना चाहिए, कैश में पे करोगे डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, अदर देन कैश, कैश पेमेंट मत करना प्लीज, मेहरबानी करना हम पे। तो एम्प्लॉइज का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, चलो ठीक है। तीसरा, बोनस और कमीशन पे कर रहे हो, किसको, एम्प्लॉइज को, डिडक्शन मिलेगा, लेकिन ये एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलता है, अक्रूवल बेसिस पर नहीं मिलता है, चेक करो। बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉइज सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलता है, अक्रूवल बेसिस पर नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, केयरफुल रहना, सिर्फ एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर, अक्रूवल बेसिस पर नहीं मिलेगा। तो जैसे यहां पर म्युनिसिपल टैक्सेस कैसे सिर्फ एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिल रहा था, रेट्स एंड टैक्सेस, वैसे यहां पर भी कुछ खर्चे हैं इनकम टैक्स में जो सिर्फ पेमेंट बेसिस पर मिलते हैं। 43B में तो हम लोग उसको पढ़ेंगे ही, लेकिन यहां पर भी हम लोग उसकी इंटरलिंकिंग करके खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेयर सच सम रिप्रेजेंट प्रॉफिट्स देन नॉट अलाउड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। यहां पर एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, इसमें 4 शेयर होल्डर है, ए, बी, सी और डी। उसमें जो ये सी और डी है ना, ये एम्प्लॉय भी है, सी और डी। अब चारों का शेयर होल्डिंग परसेंटेज देखो अब क्या है,
25, 25, 25 और 25, चारों का शेयर होल्डिंग परसेंटेज 25 है। अब मुझे बताना, जब कंपनी चारों को डिविडेंड देगी तो सेम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बताइए मुझे। डिविडेंड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है ना। अरे डिविडेंड इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ना। अब जब कंपनी चारों को प्रॉफिट्स दे रही है तो सेम देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अब कंपनी देखो यहां हरकतें कर रही है, इसको 25,000 देती है, इसको 25,000 देती है, इसको सिर्फ 5,000 देती है और इसको भी 5,000 देती है, ठीक है। तीसरे और चौथे एम्प्लॉय को 5,000 देती है और यहां पर बोनस दिखाती है। इसको बोनस नहीं, इसको बोनस नहीं, और इसको क्या दिखाती है? 20,000 रुपया बोनस है, और इसको भी 20,000 रुपया बोनस दिखा रही है। अब बेवकूफ बना रही है। ये एक्चुअली में बोनस नहीं है, ये तो प्रॉफिट का पोर्शन है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है। ये तो आपको इन दोनों को भी 25,000 रुपए का देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया आपने डिविडेंड। तो आप डिविडेंड को घटा रहे हो और उसको क्या दिखा रहे हो? उसको बोनस की शक्ल देने की कोशिश कर रहे हो। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा पता है? इससे आपको डिविडेंड का डिडक्शन पीजीबीपी में मिलता नहीं है, बिकॉज डिविडेंड इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, उसका डिडक्शन नहीं मिलता है, इट्स नॉट एन एक्सपेंस। तो उसी एक्सपेंस को, जो एक्सपेंस नहीं है, उसी प्रॉफिट को आप क्या दिखा रहे हो? बोनस करके दिखा दे रहे हो, ताकि आपको क्या मिल जाए? 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 के अंदर डिडक्शन मिल जाए। क्या आपको डिडक्शन मिलने वाला है? ये 40,000 रुपए का डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रॉफिट पोर्शन ही है, ये तो प्रॉफिट पोर्शन को ही आप डिविडेंड दिखा के पे करने की कोशिश कर रहे हो। गवर्नमेंट ने बोला डिसअलाउ। हाँ, अगर चारों को 25,000 रुपए का डिविडेंड देते और फिर 20,000 रुपए का बोनस देते तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपने दो एम्प्लॉय को, जो शेयर होल्डर भी है, उनको जानबूझकर आपने कम डिविडेंड दिया है और उतना पोर्शन आप बोनस करके दिखा रहे हो, तो ये डिसअलाउ हो जाएगा। ये बोलना चाहता है ये लाइन, आप इसका फोटो ले लो, यहां कॉपी कर लेना इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। तो ये है आपके कुछ डिडक्शंस, और भी है डिडक्शंस, डोंट वरी, खत्म नहीं हो रहे, ऑब्वियसली बहुत सारे डिडक्शंस है छोटे छोटे। अब अगला डिडक्शन क्या है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आप लोन ले रहे हो, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसका डिडक्शन। तो आप क्या कर रहे हो? लोन ले रहे हो। अब लोन को क्या ले रहे हो? अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए? नहीं नहीं नहीं, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए लोन ले रहे हो और फिर उसको, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिलेगा। बहुत सिंपल है, लोन आपके लिए लेना है आपको, और आपको किसके लिए यूज करना है? बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, ठीक है। अब यहां पर बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। बोरोड कैपिटल मतलब क्या? बोरोड कैपिटल मतलब पैसा, पैसा, मनी मनी मनी, प्लस बोरोड मतलब क्या होता है? आपको रीपे करना पड़ेगा कभी ना कभी। तो देयर हैज टू बी एन एलिमेंट ऑफ रिफंड। तो जो पैसा आप बोरो कर रहे हो, पैसा बोरो कर रहे हो, और वो पैसे को आपको रिफंड करना पड़ेगा, कभी ना कभी रीपे करना पड़ेगा, ये पहली चीज। सेकेंड चीज, मैंने पैसा लोन लिया, बिजनेस के लिए यूज किया। बिजनेस के लिए यूज करने का मतलब क्या है? बिजनेस के अंदर तो बहुत सारी चीजें आती है। मैंने लोन लिया, फिक्स एसेट खरीदा, क्या चलेगा? हाँ चलेगा। मैंने लोन लिया, एम्प्लॉयज को सैलरी दिया, क्या चलेगा? चलेगा, डिडक्शन मिलेगा आपको। मैंने लोन लिया और डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए खर्चा किया, क्या चलेगा? चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लोन लिया, सुन लो अच्छे से, और मैंने इनकम टैक्स भरा, क्या चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि लोन लेकर आप इनकम टैक्स भर रहे हो, और इनकम टैक्स एक पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है, वो पर्सनल लाइबिलिटी है आपकी। लोन लेकर इनकम टैक्स भरोगे ना, डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? इनकम टैक्स पर्सनल लाइबिलिटी। हाँ, इनकम टैक्स सिर्फ बिजनेस करने वालों को नहीं लगता है, सबको लगता है। जो बिजनेस करता है उसको भी लगता है, जो बिजनेस नहीं करता है उसको भी लगता है। अरे बहुत सारे देशों में तो इनकम टैक्स का दूसरा नाम ही पर्सनल टैक्स है। तो लोन लेकर अगर इनकम टैक्स भरोगे, डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पर्सनल टैक्स है। अच्छा, लोन लेकर जीएसटी भरा, तो जीएसटी भरने के लिए लोन लिया तो डिडक्शन मिलेगा? मिलेगा, जीएसटी बिजनेस लाइबिलिटी है। ये दो एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एग्जाम के, इंस्टीट्यूट को बहुत पसंद है ये एडजस्टमेंट्स, बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। ये पहले बोल रहा हूं मैं आपको, ये दो पॉइंट, ये पॉइंट जो है ना, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, इसको मार्क कर लो, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे बेटा। तो लोन ले रहे हो आप, किसके लिए? इनकम टैक्स भरने के लिए, डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स इज अ पर्सनल लाइबिलिटी। लोन ले रहे हो आप जीएसटी भरने के लिए, जीएसटी बिजनेस लाइबिलिटी है, बिजनेस करने वाले को जीएसटी लगता है, इनकम टैक्स तो सबको लगता है। इसलिए आपको देखो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है कि आपने कोई इनकम टैक्स तो नहीं भरा, लोन तो नहीं लिया, ये सब रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर क्लॉजेस अलग अलग आपको रिपोर्ट करना है।
वैसे ही इनकम टैक्स का डिडक्शन मिलता है आपको पीजीबीपी में? नहीं मिलता है। इनकम टैक्स खर्चा नहीं माना जाता इनकम टैक्स में। क्या जीएसटी का डिडक्शन मिलता है? हाँ मिलता है जीएसटी का डिडक्शन, याद करो, जीएसटी का डिडक्शन आपको मिलेगा इनकम टैक्स में, ठीक है। इनकम टैक्स का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। सिंपल तरीके से आप समझने की कोशिश करो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। लोन लिया, इनकम टैक्स भरा, इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लोन लिया जीएसटी भरने के लिए, डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का। जो भी लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लू मैं, वो आपकी मर्जी है, आप बिजनेसमैन हो, आप ज्यादा इंटरेस्ट पे लो, ज्यादा पे लेना है ज्यादा पे लो, कम पे लेना है कम पे लो, दैट डिपेंड्स अपॉन मार्केट यार। वो मार्केट पे डिपेंड करता है, वो क्रेडिट वर्थिनेस पे डिपेंड करता है, वो आपका मार्केट में कितना क्रेडिट वर्थिनेस है, कितना लोग जानते हैं, कितना आपने लोन डिफॉल्ट किया है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आप बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहे हो तो असेसिंग ऑफिसर आपको कुछ नहीं बोल सकता है। सर मैंने 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लिया, तो असेसिंग ऑफिसर बोलेगा तो नहीं इतना ज्यादा क्यों लिया आपने, नहीं बोल सकता वो, ही डज नॉट हैव एनी राइट, ये चीज दिमाग में रखना। अच्छा, ऐसा अगर बोलेगा ना तो उसको बोलने का कि भाई आप ही दिलवा दो, भाई 10% में आप दिलवा दो लोन। वो बोलेगा नहीं भाई आपको जो करना है करो। अरे भाई अगर 10% में मुझे मिलेगा तो मैं पागल हूं 25% देने के लिए? अगर मुझे खुद को 10% में लोन कहीं से मिल रहा है तो मैं 25% क्यों दूंगा? बेवकूफ तो नहीं हूं मैं, इतना बड़ा बिजनेस कर रहा हूं, धंधा कर रहा हूं, मुझे भी इतना पता है धंधा कैसे किया जाता है। देयरफॉर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं लेना, ये आपका डिसीजन, ठीक है। आपको जिस रेट पे लेना है लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन क्या है देखो, डिडक्शन लेने की बहुत सिंपल है, लोन लो, उसको बिजनेस के लिए यूज करो और इंटरेस्ट पे करो, खत्म हो गई बात। क्या रेट पे ले रहे हो, ज्यादा रेट पे ले रहे हो, कम रेट पे ले रहे हो, ये सारे सवाल बीच में नहीं आने चाहिए, ठीक है। ऑल दीज क्वेश्चन शुड नॉट कम इन बिटवीन। सिमिलरली आप लोन लेकर बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज करना है आपको, पर्सनल पर्पस के लिए भी। आप फिक्स्ड एसेट खरीदो, एम्प्लॉयज की सैलरी दो, रेंट दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करो, रॉ मटेरियल खरीदो, सब करो, लेकिन लोन लेकर इनकम टैक्स भरोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर्सनल टैक्स है वो। लोन लेकर जीएसटी भरोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर एक बहुत जबरदस्त केस लॉ है, उस केस लॉ के बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो एसए बिल्डर्स का है और रीबॉक इंडिया कंपनी का। एसए बिल्डर्स का 2007 में आया था, रीबॉक इंडिया का 2-3 साल पहले आया था। दोनों सिमिलर केस ही है, इंपॉर्टेंट केस है। क्या हुआ था पता है इसमें, कि अससी ने लोन लिया और लोन लेने के बाद अससी ने अपनी सब्सिडरी को लोन दे दिया। अससी ने लोन लिया और सब्सिडरी को दे दिया, तो एओ ने क्या बोला, मैं डिसअलाउ कर दूंगा। आपने सब्सिडरी को क्यों दिया? तो कोर्ट ने बोला भाई जरा शांति रखो आप, अब ऐसे आंख बंद करके डिसअलाउ नहीं कर सकते हो। लोन लिया, सब्सिडरी को दिया तो डिसअलाउ, ऐसे थोड़ी होता है। आपको चेक करना पड़ेगा सब्सिडरी को क्यों दिया, आपको थोड़ी कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, बिजनेस समझना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कमर्शियल एक्सपीडियंसी। और आपको समझना पड़ेगा लोन लेने के बाद क्या सब्सिडरी को जो दिया क्या वो एसएससी के लिए बेनिफिशियल है, अगर है तो ये बिजनेस का पार्ट है। ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि होल्डिंग कंपनी जो है वो लोन लेती है और सब्सिडरी को देती है, क्योंकि सब्सिडरी को बेचारी को लोन नहीं मिलता है। अब सब्सिडरी को लोन नहीं मिलता है इसलिए होल्डिंग लोन ले रही है ना। अगर सब्सिडरी को भी लोन मिलता तो होल्डिंग क्यों लेती फिर? तो इट्स ए वेरी नॉर्मल पार्ट एंड पार्शल ऑफ द बिजनेस। ये सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी ने लोन लिया, सब्सिडरी को लोन दे दिया और सब्सिडरी ने उसको बिजनेस के लिए यूज किया, तो आपको डिडक्शन देना पड़ेगा। लेकिन अगर होल्डिंग कंपनी ने लोन लिया और सब्सिडरी को पैसा दिया, सब्सिडरी को पैसा दिया और सब्सिडरी ने उस पैसे को अपने डायरेक्टर्स के पर्सनल पर्पस के लिए उड़ाया, मौज मस्ती कर रहे, घूम रहे, ऐश कर रहे, तो फिर उस लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इन दोनों केस में कि एवरी लोन विच इज टेकन बाय होल्डिंग कंपनी एंड गिवन टू सब्सिडरी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंड डाइवर्ट कर रहे हैं। आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस देखना पड़ेगा, कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ होगा कि नहीं अलाउ होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस केस लॉ की? इस केस लॉ की मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप आंख बंद करके इंटरेस्ट के खर्चे को डिसअलाउ नहीं कर सकते हो। आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस चेक करना पड़ेगा और उसी के बाद आप डिसाइड करो कि इंटरेस्ट को अलाउ करना है कि डिसअलाउ करना है, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या हुआ था पता है, मैं आपको इसके फैक्ट्स ऑफ द केस पहले बता देता हूं, तो आपको ये समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये एसएससी है, एसएससी ने कुछ लोन लिया था आईडीबीआई बैंक से। आईडीबीआई एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एक अप्रूव्ड बैंक है। इसे लोन लिया था कुछ 10 साल का। अब ये बैंक के पास जाता है और बोलता है कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रिड्यूस करो। क्या करो, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप रिड्यूस करो प्लीज। बैंक ने बोला ठीक है, आप एक लमसम अमाउंट पे कर दो, एक लमसम अमाउंट पे कर दो, से 10 लाख रुपए। ये एक लमसम अमाउंट मतलब एक किस्म का चार्जेस है, ये एक चार्जेस है। ये चार्जेस आप पे कर दो, हम आपका बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। बैंक ने बोला, एसएससी ने बोला ठीक है मैं पे कर देता हूं। तो एसएससी ने क्या किया, ये जो लमसम अमाउंट चार्जेस है, वन टाइम चार्ज है, ये पे कर दिया, ये पे कर दिया और उसने अपना इंटरेस्ट रेट घटा दिया। जनरली ऐसा ही होता है, जब बैंक जाओगे ना आप रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने, तो बैंक वाले कुछ ना कुछ चार्जेस मांगते हैं, वो चार्जेस आपको देना पड़ता है। वो चार्जेस दोगे तो ही वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देंगे, अदरवाइज वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं घटाते हैं, ठीक है। तो सवाल यहां पर क्या उठ रहा है, सुनो अच्छे से। सवाल ये उठ रहा है कि ये जो 10 लाख रुपया मैंने पे किया, एसएससी ने क्या किया, उसका डिडक्शन मांग लिया, ठीक है, पीजीबीपी में। अब डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि हम आपको इसका डिडक्शन एक झटके में नहीं देंगे, हम आपको इसका डिडक्शन 10 लाख का देंगे, लेकिन लोन की लाइफ कितनी है, 10 साल, हम आपको 10 इयर्स में देंगे। हम आपको हर साल थोड़ा 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 डिडक्शन देंगे, ठीक है। तो अब लड़ाई बस यही है कि ये जो लमसम चार्जेस मैं पे कर रहा हूं, क्यों पे कर रहा हूं, फॉर रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए। ये मुझे एक झटके में डिडक्शन मिलेगा या 10 सालों में या ओवर द लाइफ ऑफ द लोन। ये लड़ाई चल रही है बिटवीन डिपार्टमेंट एंड दी एसएससी। एसएससी तो बोल रहा है कि भाई एक झटके में दे दो, डिपार्टमेंट बोलता है नहीं भाई हम इसको ओवर 10 ईयर्स देंगे, एक झटके में नहीं देंगे। अब यहां पर एसएससी का आर्ग्यूमेंट क्या है, सुनो। एसएससी बोलता है मुझे एक झटके में चाहिए। एसएससी से पूछा गया कि क्यों भाई, एसएससी बोलता है ये जो लमसम प्रीपेमेंट चार्जेस है ना, ये एक किस्म का इंटरेस्ट है। क्या है, ये एक किस्म का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट। अच्छा, और ये इंटरेस्ट है ऑन लोन विच इज टेकन फ्रॉम आईडीबीआई विच इज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो इंटरेस्ट है ये 43B में अलाउड होता है ऑन पेमेंट बेसिस। तो क्योंकि मैंने 10 लाख रुपया पे कर दिया है तो मुझे अलाउ हो जाना चाहिए। तो एसएससी का कहना है कि ये इंटरेस्ट है। अब सवाल ये उठ रहा है क्या ये इंटरेस्ट है। अगर ये इंटरेस्ट है तो एसएससी सही है। तो उसके लिए हमको आज देखना पड़ेगा सबसे पहले इंटरेस्ट का डेफिनेशन। देखो क्या इंटरेस्ट इनकम टैक्स लॉ में डिफाइंड है। यस, इंटरेस्ट का डेफिनेशन है इनकम टैक्स में। आप में से बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, शायद पहले आपने डीटी पढ़ा भी होगा, तो ये इंटर या सीए फाइनल में भी, फिर भी आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा। ये मैं दावे से कह सकता हूं कि इंटरेस्ट का भी डेफिनेशन है इनकम टैक्स लॉ में। कैसे डिफाइंड है इंटरेस्ट, यहां देख सकते हो आप। इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट पेएबल इन एनी मैनर in respect of any money or borrowed or debt incurred and includes underline any service fee or other charge in respect of money borrowed or debt borrowed। तो ये इंटरेस्ट के अंदर सिर्फ इंटरेस्ट नहीं आता है, इसके अंदर एनी अदर सर्विस फी और अदर चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड और डेट बोरोड। तो एसएससी का यही आर्ग्यूमेंट था कि मैं जो लमसम चार्ज दे रहा हूं ना अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाने के लिए, ये एनी अदर सर्विस फी और एनी अदर चार्ज में आएगा, ये इंटरेस्ट ही है। कोर्ट ने भी बोला, गुजरात हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बोला इन द केस ऑफ गुजरात गार्डियन लिमिटेड, यस ये इंटरेस्ट ही है, ये इंटरेस्ट ही है। इसका एक झटके में डिडक्शन मिलेगा और 43B में डिडक्शन मिलेगा, बिकॉज ये लोन आपने एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उठाया है, तो इसका डिडक्शन आपको 43B में मिल जाएगा और 43B में इसका डिडक्शन आप एंजॉय करो। अब क्यों दे रहा है गवर्नमेंट इसका डिडक्शन आपको 43B में, क्योंकि ये एक इंटरेस्ट है। कैसे पता चला इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट के डेफिनेशन में कवर हो जाता है। कैसे पता चला, क्योंकि इंटरेस्ट का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 28A में स्पेसिफिकली इंटरेस्ट डिफाइंड है, जिसमें लिखा है इंटरेस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट नहीं आएगा, एनी अदर चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड। तो क्या हम इस लमसम प्रीपेमेंट प्रीमियम को एनी अदर चार्जेस कह सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड। यस, ये मनी बोरोड से रिलेटेड ही तो चार्जेस है। मनी बोरो नहीं किया होता तो ये चार्ज थोड़ी आता। तो इट इज एनी अदर एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड।
इसका डिडक्शन आपको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और एक बार आपका मैटर 43B में चला जाता है, फिर आपको एक्चुअल पेमेंट पे ही डिडक्शन मिलता है, और आपने एक्चुअली 10 लाख पे कर दिया है या जो भी अमाउंट है वो पे कर दिया है, तो आपको पूरा डिडक्शन एक झटके में मिलेगा। ये ब्यूटीफुली बोलना चाहता है ये पर्टिकुलर केस लॉ। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ है फॉर एग्जाम। ऑलरेडी एग्जाम में 2 से 3 बार ये पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना बेटा आप लोग, ठीक है। नाउ यहां पर आपका इंटरेस्ट का डिडक्शन खत्म हो जाता है। एक बार इंटरेस्ट का डिडक्शन खत्म हो जाएगा तो अब हम लोग बात करेंगे जीरो कूपन बॉन्ड की। अब जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? मैं कंपनी हूं ऐसे सोचना, और आप इन्वेस्टर हो। मैं कंपनी, आप इन्वेस्टर, और कंपनी ने इन्वेस्टर से क्या किया है? इन्वेस्टर से पैसा रेस किया है और इन्वेस्टर को बॉन्ड्स दिया है। तो मैं कंपनी हूं, आप इन्वेस्टर हो। तो आज इशू डेट क्या है? 13 सितंबर। मैंने आपको 10,000 बॉन्ड्स दिए, बदले में आपने मुझे हर एक बॉन्ड पे 50 रुपए दिए। तो मैंने आपको कितने बॉन्ड दिए? 10,000 बॉन्ड। बदले में आपने मुझे क्या दिए? 50 रुपए हर बॉन्ड पे। तो टोटल कितना पैसा दे दिया आपने मुझे? 5 लाख रुपए। अब 5 साल बाद, दैट इज 12 सितंबर 2027 को मैं इसे रिडीम करूंगा, और जब मैं रिडीम करूंगा तब मैं आपको 50 के बदले 100 रुपया दूंगा। इन द मीन वाइल बीच के 5 सालों में आप मुझसे कुछ मत मांगना, मैं कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं देने वाला हूं। इसीलिए इस बॉन्ड का नाम है जीरो कूपन बॉन्ड। यहां पर कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो आज आपने मुझे 5 लाख रुपए दिए, 5 साल बाद मैं आपको 10 लाख रुपए दूं। तो आज 5 लाख लेकर मैं आपको दे कितना रहा हूं? 10 लाख। तो मुझे 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ ना। मैं 5 लाख ले रहा हूं, 10 दे रहा हूं, तो 5 लाख रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं ना मैं आपको। तो वो डिस्काउंट मेरे लिए खर्चा है, नुकसान है, खर्चा है, जो कहना है कहो। उस खर्चे का डिडक्शन मुझे कैसे मिलेगा? तो गवर्नमेंट बोलती है ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। तो लाइफ ऑफ द बॉन्ड कितनी है? यहां से शुरू होती है, यहां तक खत्म होती है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक कितने साल है? 5 साल। गवर्नमेंट बोलती है सालों में मत काउंट करो, मंथ्स में काउंट करो, मंथ्स, महीनों में काउंट करो, ईयर्स में मत काउंट करो, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक कितने महीने होते हैं काउंट करो। प्लस गवर्नमेंट ने बोला है अगर कोई मंथ हाफ है, मिडल ऑफ द मंथ में शुरू होता है, और अगर उस मंथ में 15 डेज या उससे ज्यादा आपने बॉन्ड इशू किया है तो उसको कंप्लीट मानो। तो अगर बॉन्ड आपने 25 दिन के लिए इशू किया है, 30 दिन के लिए इशू किया है, 18 दिन के लिए इशू किया है, 16 दिन के लिए इशू किया है, 15 दिन तक भी इशू किया है, तो उसको कंप्लीट मंथ मानो। 15 दिन से कम इशू किया है तो उसको इग्नोर कर दो। तो यहां से अभी 13 सितंबर से आपको काउंट करना पड़ेगा। 13 सितंबर को आपने बॉन्ड इशू किया है, तो 13 सितंबर को अगर बॉन्ड इशू कर रहे हो तो सितंबर में कितने महीने के लिए इशू कर दिया आपने बॉन्ड? 13 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, 18 दिन के लिए। तो सितंबर को आप काउंट करोगे, सितंबर आप काउंट करोगे, अक्टूबर तो वैसे ही आना है, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, पहले साल में 7 महीने के लिए आपने बॉन्ड इशू किया है, ठीक है। देखो आप आराम से देखो बाइफरकेशन। दूसरे साल में 12 महीने, तीसरे साल में 12 महीने, चौथे साल में 12 महीने, पांचवें साल में 12 महीने, और ये आखिरी साल में 5 महीने। कैसे? क्योंकि सितंबर 12 को बॉन्ड रिडीम हो गया है, तो 15 दिन से कम है सितंबर में, तो सितंबर को इग्नोर कर दो। तो आखिरी महीने में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने। आखिरी में साल में 5 महीने, टोटल मारोगे तो 60 महीने होंगे ऑब्वियसली। तो 60 महीने से डिवाइड करो तो पर मंथ का है, पर मंथ 8,333 रुपीज का डिस्काउंट आपको डिडक्शन मिलेगा पर मंथ। उसको अभी मल्टीप्लाई करो रिस्पेक्टिव ईयर से। पहले साल में 7 महीने से मल्टीप्लाई किया, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें साल में आपने 12 महीने से मल्टीप्लाई किया, और आखिरी साल में आपने 5 महीने से मल्टीप्लाई किया, टोटल हो गया 60 मंथ। बोलने का मतलब बहुत सिंपल है कि जो भी कंपनी डिस्काउंट दे रही है आपको, ठीक है, वो कंपनी का खर्चा है। वो कैसे कंपनी को डिडक्शन मिलेगा? ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। और लाइफ कैसे काउंट करना है? ईयर वाइज नहीं काउंट करना है, मंथ वाइज काउंट करना है। जिस मंथ में आपने इशू किया था वहां से काउंट करो, जिस मंथ में आप रिडीम कर रहे हो वहां तक पहुंचो। इशू करने के बाद जिस मंथ में अगर 15 दिन या उससे ज्यादा इशू किया था तो कंसिडर करो। अभी फॉर एग्जांपल ये 13 सितंबर के बदले अगर ये 18 सितंबर होता तो मैं सितंबर को नहीं काउंट करता, ठीक है, क्योंकि फिर 15 दिन से कम होते सितंबर में, बराबर ना। अगर 18 सितंबर को मैं इशू करता तो सितंबर इग्नोर करना पड़ता मुझे, ठीक है। तो डेट टू डेट काउंट करने का और मंथ निकालने का, टोटल डिस्काउंट डिवाइड बाय टोटल मंथ्स विल गिव यू पर मंथ का डेटा। पर मंथ का डेटा आ गया, मल्टीप्लाई करो एवरी मंथ।
पहले साल में 7 महीने, दूसरे तीसरे साल में वो 12 12 12 महीने, आखिरी साल में 5 महीने। दैट्स इट, टोटल डिस्काउंट आ गया। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दिस। चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। और अगले जो दो तीन पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, अब अगले 3 4 सेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर खर्चे कर रहा है अपने एम्प्लॉय के लिए। कैसे खर्चे? पहला 3614 में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, उसमें पैसा डाल रहा है। तो अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉय हो, और मैं आपके लिए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड में पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मेरे लिए खर्चा है ये, उसका डिडक्शन मुझे मिलेगा, बट सब्जेक्ट टू 43B। 43B क्या बोलता है कि आपको डिडक्शन मिलेगा ऑन पेमेंट बेसिस। कब मिलेगा? पेमेंट बेसिस। पे करो डिडक्शन लो, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलने वाला। ठीक है, दूसरा डिडक्शन, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए अप्रूव्ड पेंशन फंड में पैसा डाल रहा है। तो पहले किस में पैसा डाल रहा था? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड। अब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड में नहीं डाल रहा है, अप्रूव्ड पेंशन फंड में पैसा डाल रहा है, तो उसका भी डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? सब्जेक्ट टू 43B। सबसे पहले पेमेंट करो, डिडक्शन लो, अक्रूवल बेसिस पर नहीं मिलेगा। प्लस यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, ये जो डिडक्शन है इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द सैलरी। और सैलरी का मतलब यहां पर बेसिक है प्लस डीए इन टर्म्स है। तो जो भी सैलरी है दैट इज बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स, सपोज मिलाकर से 30 लाख है फॉर एग्जांपल पूरे साल का। बेसिक 25 लाख है, डीए इन टर्म्स 5 लाख है, तो टोटल 30 लाख हो गया। तो ये वाला डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड मोर देन 10% ऑफ द सैलरी। तो अगर ये दोनों मिलाकर टोटल 30 लाख है तो 3 लाख रुपए से ज्यादा का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ये दोनों मिलाकर अगर 4 लाख है, 40 लाख है, तो 4 लाख मिलेगा। ये दोनों मिलाकर अगर 10 लाख की सैलरी है सिर्फ, तो 1 लाख रुपए से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये 10% वाला पॉइंट दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे इंस्टीट्यूट आपको टेस्ट करता है दैट योर कॉन्ट्रीब्यूशन कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ योर सैलरी। 10% तक चल जाएगा। तो 15 लाख रुपए का अगर टोटल सैलरी है, डीए इन टर्म्स और सैलरी मिलाकर, बेसिक प्लस डीए मिलाकर 15 लाख है, तो 1,50,000 रुपीज तक का आपको डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। केयरफुल रहना। ठीक है, अब तीसरा बेनिफिट जो अपना एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है वो है ग्रेजुइटी। अगर मैं एम्प्लॉयर हूं और मैं एम्प्लॉय के लिए कोई ग्रेजुइटी फंड खोला हूं, अप्रूव्ड ग्रेजुइटी फंड, उसमें पैसा डाल रहा हूं ताकि एम्प्लॉय जब रिटायर हो तो उसको पैसा मिल जाए, तो उसका भी डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन है। पहला एम्प्लॉयर कहां कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? पीएफ में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड। दूसरा कहां कर रहा है? अप्रूव्ड पेंशन फंड, लेकिन उधर लिमिट है, 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा नहीं होगा। सैलरी का मतलब क्या हो मैंने आपको बता दिया। तीसरा कहां पर डिडक्शन क्लेम कर रहा है एम्प्लॉयर? अप्रूव्ड ग्रेजुइटी फंड में पैसा डाल रहा है, डिडक्शन कोई लिमिट नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये तीनों एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन थे। सर्कल कर देना, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलता है, ये चीज दिमाग में रखना। अब ये थोड़ा सा इलॉजिकल है कि एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन भी मुझे मिल रहा है। यस, मैं एम्प्लॉयर हूं, ठीक है, ये एम्प्लॉई है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? आप जब इसकी सैलरी से इसका कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करते हो ना, डिडक्ट करते हो ना, देखो एम्प्लॉयर क्या करता है, खुद का कंट्रीब्यूशन अपने जेब से देता है और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई की सैलरी से काटता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? जैसे ही इसका कंट्रीब्यूशन आपने काटा ना, वो आपकी इनकम है, हम उसको आपकी इनकम बना देंगे। से 5,000 रुपए आपने काटा, इसका कंट्रीब्यूशन, किसका कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, वो आपकी इनकम है। और इसको आपको प्रोविडेंट फंड लॉस के हिसाब से, ड्यू डेट के हिसाब से पे करना है। प्रोविडेंट फंड का ड्यू डेट क्या होता है? अगले महीने की 15 तारीख। तो अगर आपने अगले महीने की 15 तारीख तक इसको पे कर दिया, पे टिल नेक्स्ट मंथ व्हाट, अगले महीने की 15 तारीख तक अगर आपने इसको पे कर दिया, ठीक है, तो हम आपको इसका डिडक्शन दे देंगे। कहां डिडक्शन देंगे? अगले सेक्शन में 3615A में। देखो गवर्नमेंट का गेम देखो क्या है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? जैसे ही एम्प्लॉयर उसकी सैलरी से ये काटेगा, पहले एम्प्लॉयर की इनकम बना देंगे, ठीक है, इनकम बना देंगे। अब एम्प्लॉयर के दिमाग में एक डर रहेगा, अरे यार ये तो इनकम बन गया, इनकम बन गया, इनकम बन गया, पे नहीं करूंगा तो इनकम रह जाएगा। तो वो क्या करेगा? फटाक से अगले महीने की 15 तारीख तक पे कर देगा। जैसे ही पे करेगा उसको डिडक्शन दे देंगे, और जैसे डिडक्शन दे देंगे ये नलीफाई हो जाएगा। चेक करो। तो पहले इनकम बनाइए, क्यों? नहीं तो एम्प्लॉयर पे नहीं करेगा, पैसा दूसरी की सैलरी से काट के रख लेगा अपनी जेब में। तो पहले इनकम बना दीजिए उसकी इनकम बनाने के बाद उसको बोलो भाई फटाफट पे करना है प्रायोरिटी बेसिस पर अगले महीने की 15 तारीख तक।
पे करेगा डिडक्शन लेगा, पे नहीं करेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा तो ये इनकम रह जाएगा, इनकम रह जाएगा तो टैक्स भरो इस पे, एज सिंपल एज दैट। तो देखो ये कोई आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है, टेंशन मत लो सजी के साथ, एम्प्लॉयर के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है। पहले इनकम बना रहे तो ऐसा मत सोचो नाइंसाफी, बाद में डिडक्शन भी तो दे रहे हैं ना 15 दिन के अंदर। आपकी क्या जिम्मेदारी है भाई, दूसरे का पैसा काट के रखे हो तो फटाफट पे कर दो, और क्या, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहां पर आपको सारे डिडक्शंस मिल रहे हैं। देखो पहला डिडक्शन एम्प्लॉयर का खुद का पैसा था, दूसरा एम्प्लॉयर का खुद का पैसा, तीसरा एम्प्लॉयर का खुद का, चौथा एम्प्लॉई का पैसा आपको भरना है, तो उसकी सैलरी से जो काटा तो पहले इनकम और फिर जैसे पे कर दिया तो डिडक्शन, इट विल गेट नलिफाइड। चेक करो, और आपको कब तक पे करना है, अगले महीने की 15 तारीख तक आपको पे करना है, ऑन और बिफोर 15th of the following month. Is it clear? I hope it is clear to all of you. Next, अलावेंसेस फॉर एनिमल यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। आपने कोई एनिमल खरीदा, मान लो एनिमल आपने खरीदा है 50,000 रुपए का, ठीक है, ये कॉस्ट है उसकी, बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, से बुलक कार्ड्स, बुलक आपने खरीदे, या तो कैमल खरीदा, या तो डॉग्स खरीदे जो बिजनेस में यूज होते, ठीक है, तो 50,000 में खरीदा। अब इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, इसका डिडक्शन कब मिलेगा पता है, जब ये एनिमल मर जाएगा या यूजलेस हो जाएगा। जब ये एनिमल बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है या मर गया है, जिंदा है और मर गया है, या जिंदा है और यूजलेस है, सॉरी जिंदा है और मर गया क्या होता है जिंदा है और यूजलेस हो गया है, काम नहीं आ रहा है, तब मिलेगा। और या तो मर गया है तो मिलेगा। कैसे मिलेगा, कितने में खरीदा था 50,000 माइनस उसको बेच दिया आपने, हाँ बेच दिया, कितने में बेचा, ज्यादा तो कुछ मिला नहीं सर, मर गया, आप क्या मिलेगा, 5,000 रुपए मिले सर, हाँ तो माइनस करो, 45,000 रुपीज का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। चेक करो, देखो जीते जीते गवर्नमेंट डिडक्शन देने नहीं वाली है, और जब तक जानवर की वैल्यू है तब तक नहीं देने वाली है, जब यूजलेस हो जाएगा तब देगी, या मर जाएगा तब देगी। चेक करो, जब यूजलेस हो जाएगा तब देगी या मर जाएगा तब देगी, उससे पहले हम देने नहीं वाले डिडक्शन, गवर्नमेंट बहुत क्लियर है, चेक कर लो। या तो एनिमल को यूजलेस होना पड़ेगा या तो एनिमल को मरना पड़ेगा, और डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना भी खरीदा था माइनस जितने में आपने उसको बेच दिया, स्क्रैप की तरह बेचा, जैसे भी बेचा, डिफरेंशियल अमाउंट आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ईयर ऑफ परचेज में डिडक्शन नहीं मिलता है, चेक करना कब मिलता है, जब एनिमल यूजलेस होता है या मर जाता है, तो इतना इंपॉर्टेंट डिडक्शन नहीं है, तो इतना ज्यादा उस पर फोकस मत करना, ठीक है। नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, एकेडमिक लाइफ में भी। बैड डेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स। सर बैड डेट्स का डिडक्शन देती है गवर्नमेंट, यस, लेकिन बैड डेट्स कैसा होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए, सर्कल करो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, यहां पर चेक करो। हाँ, कुछ बैंकिंग इंडस्ट्रीज को प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का डिडक्शन मिलता है, वो हम लोग आगे पढ़ लेंगे अगले लेक्चरों में, ठीक है, जब हम लोग सेक्टर वाइज पढ़ेंगे, आज हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे। तो बैड डेट्स का डिडक्शन आपको मिलता है 3617 में, ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कब मिलेगा, क्या कोई कंडीशन है। सबसे पहला तो एक्चुअल होना चाहिए, देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक्चुअल का मिलेगा, ये पहली कंडीशन है। दूसरी, बैड डेट्स का डिडक्शन लेना है तो आपको सबसे पहले बैड डेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ मारना पड़ेगा, जर्नल एंट्री मार के उसको पीएनएल में डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। थर्डली, वो जो डेट जो आप राइट ऑफ कर रहे हो वो पहले आपकी इनकम में होना चाहिए, आपकी इनकम में अगर पहले नहीं था तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, ये कंडीशंस एक्सप्लेन करता हूं। सपोज आपने कोई सामान बेचा, तो यहां पर ये पीएनएल है, ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे बाय क्रेडिट सेल्स, कितना 1 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल, ये बैलेंस शीट है आपकी, बैलेंस शीट में डेटस लिख दोगे 1 लाख बराबर, सिंपल जनरल एंट्री है। अब आपको लग रहा है कि पैसा आने नहीं वाला है, तो आप क्या करोगे, ये पीएनएल के अंदर इसको राइट ऑफ मार दोगे टू बैड डेट्स, ठीक है, 1 लाख। अब आपने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी। कंडीशन नंबर 1 क्या थी, आपको डेट को राइट ऑफ करना है, तो आपका जो डेट है आपने उसको राइट ऑफ कर दिया, कंडीशन नंबर 1 फुलफिल, टिक। जो डेट आप राइट ऑफ कर रहे हो वो पहले आपकी इनकम में होना चाहिए था, यस, ये पीएनएल के अंदर इनकम के अंदर था, कंडीशन नंबर 2 फुलफिल, टिक। तो ये दो कंडीशन आपको फुलफिल करने पड़ेंगे अगर बैड डेट्स का डिडक्शन लेना है, तो चेक कर लो, ठीक है। The debt must be written off as irrecoverable in the books of accounts. तो राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। The debt must be taken into income of the earlier year or of the previous year. Yes, दोनों कंडीशन फुलफिल कर लिया, ठीक है। Is it clear? क्लियर है। अब यहां पर एक एक्सेप्शन है, जरा गौर से सुनना, पे अटेंशन प्लीज ऑल ऑफ यू। सपोज मैं बैंक हूं, बैंक एसबीआई, और ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में मैंने किसी को लोन दिया 10,000 करोड़ का, ठीक है।
अब उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीवेबल है 2000 करोड़। ठीक है, अब ये मेरा पीएनएल है। ठीक है, अब पीएनएल के अंदर अगर आप कॉमन सेंस से सोचोगे तो यहां पर पीएनएल में इनकम क्या आएगी? क्या 12,000 करोड़ मेरी इनकम है? नहीं नहीं नहीं, 12,000 करोड़ थोड़ी इनकम है। इनकम तो सिर्फ 2,000 करोड़ है। कौन सी वाली? इंटरेस्ट ही आपकी इनकम है ना। ठीक है, तो मैंने बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल है, 10,000 करोड़ का आपने लोन दिया किसी को, 2,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट है, वो रिसीवेबल है उससे, वो आपने पीएनएल में रिकॉग्नाइज किया। अब मान लो ये बंदा बैड हो जाता है, तो बताओ मेरा नुकसान कितने का हुआ? मेरा नुकसान क्या सिर्फ 2,000 करोड़ का हो रहा है? नहीं, यहां तो मेरा प्रिंसिपल भी लेकर लूट के भाग रहा है वो। मैंने जो लोन लिया था वो भी तो मेरा नुकसान हो गया। अब तो मेरा नुकसान 12,000 करोड़ का है। लेकिन जब मैं डिडक्शन मांगने जाता हूं ना, तो गवर्नमेंट सिर्फ 2,000 करोड़ का डिडक्शन देती है। क्यों मालूम? गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम? कि आपके दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। मैंने बोला दूसरा कंडीशन क्या है भाई? बोला कि आपका जो डेट है इट शुड बी पार्ट ऑफ इनकम अर्लियर। अब ये 10,000 करोड़ थोड़ी इनकम का पार्ट था कभी। अरे वो तो डायरेक्टली बैलेंस शीट का पार्ट था ना, वो तो लोन है। तो ये तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो क्या बैंकिंग इंडस्ट्रीज को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो लोन देने का काम करते हैं, उनको पूरे 12,000 करोड़ का डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? या सिर्फ इंटरेस्ट का जो बैड डेट्स होता है वही मिलेगा बस, प्रिंसिपल बैड डेट्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा? अरे तो उनका प्रिंसिपल भी तो बैड डेट है ना, कि सिर्फ इंटरेस्ट ही बैड डेट है? उनका तो दोनों बैड डेट है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कंडीशन नंबर 2 उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए? बैंक के लिए कंडीशन नंबर 2 नॉट एप्लीकेबल। चेक करो, एक्सेप्शन है। बैंकिंग, मनी लेंडिंग बिजनेस वालों को ये कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, उनको ये कंडीशन प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ पहला कंडीशन प्रूव करना है। वो क्या है? आप राइट ऑफ कर दो पीएनएल में, बस बस काफी है वो। ठीक है, तो वो अगर सिर्फ और सिर्फ राइट ऑफ भी कर लेंगे तो काफी है। तो उनको क्या करना है? सिर्फ 12,000 करोड़ रुपया पीएनएल में राइट ऑफ करना है। उनको ये प्रूव करना जरूरी नहीं है कि ये 12,000 करोड़ रुपया पहले इनकम का पार्ट था कि नहीं था। अरे नहीं हो सकता है, वो लोन अमाउंट है, कहां से होगा? 2,000 करोड़ तो हो जाएगा, 10,000 करोड़ कहां से होगा? वो लोन अमाउंट था। तो प्रूव करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सुन लो अच्छे से, क्या क्या चीजें मैंने बोली आपको अभी तक। बैड डेट्स कैसा होना चाहिए? एक्चुअल। दूसरी चीज मैंने क्या बोली आपको? डेट क्या करना चाहिए आपको? पहले बैड डेट्स एक्चुअल होना चाहिए, प्रोविजन नहीं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का डिडक्शन कुछ बैंकिंग इंडस्ट्रीज को मिलेगा, वो आगे जाकर सेक्टर वाइज में देख लेंगे। दूसरी चीज क्या बोली मैंने आपको? डेट को बुक्स ऑफ अकाउंट में राइट ऑफ करना पड़ेगा, और जो राइट ऑफ कर रहे हो वो पहले इनकम का पार्ट होना चाहिए। लेकिन बैंकिंग और मनी लेंडिंग बिजनेस वालों को गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन में डाल दिया है। ठीक है सर, ये प्रूव करना जरूरी है क्या डेट बैड हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। चेक करो, ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है ये प्रूव करना कि डेट बैड हो गया है। सिर्फ डेट को बुक्स में राइट ऑफ कर दो, दैट्स इट, काफी है आपके लिए। आपको वो इंडिविजुअली प्रूव करना जरूरी नहीं है कि डेट क्या हो चुका है, बैड हो चुका है, कि डेट क्या हो चुका है, अभी आने नहीं वाला है। ये प्रूव करना जरूरी नहीं है आपने कितना फॉलो अप किया था कस्टमर को, ये सब कुछ जरूरी नहीं है बेटा। आपको सिर्फ इतना बोलना है कि भाई डेट बैड हो गया, बस आप बुक्स में राइट ऑफ मार दो, खत्म हो गया बात। Only writing of the debt in the books of account is sufficient. You don't have to prove anyone that the debt has become what? Bad. ये बिल्कुल भी प्रूव करने की जरूरत आपको नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात उसमें है ही नहीं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब सुनो अच्छे से मेरी बात, बहुत गौर से सुनना। ठीक है, बोलू मैं? सर एक अमालगमेटिंग कंपनी थी, अच्छा, उसने सामान बेचा और फिर उसका अमालगमेशन हो गया, तो क्या अमालगमेटेड कंपनी को बैड डेट्स का डिडक्शन मिलेगा? सामान किसने बेचा? अमालगमेटिंग कंपनी। बैड डेट्स किसके हाथ पे हो रहा है? अमालगमेटेड कंपनी के हाथ में बैड डेट्स हो रहा है। तो क्या अमालगमेटेड कंपनी को बैड डेट्स का डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा, एज पर दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ टी वीरभद्र राव के कोटेश्वर राव। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस, अगर किसी प्रीडेसेसर ने सामान बेचा है, प्रीडेसेसर मतलब पहली वाली एंटिटी ने, और बाद वाली एंटिटी के हाथ में वो बैड डेट्स होता है, तो उसका डिडक्शन आपको सक्सेसर को देना पड़ेगा। चेक करो, देना पड़ेगा आपको। चेक करिए, डिडक्शन मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसी सेक्शन का ये आखिरी पार्ट है, लेकिन ये बहुत जबरदस्त पार्ट है। इसको समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल देना पड़ेगा आपको। वो एग्जांपल दिए बगैर आपको शायद वो चीजें इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सपोज ये अकाउंट्स है, ये आपका अकाउंट्स, ठीक है, और ये आपका टैक्स। ठीक है, अब अकाउंट्स में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर।
तो गवर्नमेंट ने बोला अब टैक्स में भी हम एक आईसीडीएस बना देंगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर। ठीक है, अब अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, कोई भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है ना, अगर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है तो उसको रिकॉग्नाइज करने का वन फंडामेंटल कंसेप्ट है, वो क्या है कि आपके पास रीजनेबल अश्योरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रीजनेबल अश्योरेंस या रीजनेबल सर्टेनिटी कि वो पैसा आपको मिल जाएगा। देयर हैज टू बी रीजनेबल सर्टेनिटी दैट यू विल रिसीव द मनी। जब तक आपके पास ये अश्योरेंस नहीं है ना, तब तक आप वो चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। अब टैक्स ने अपना एक नया दाव चल दिया है। टैक्स क्या बोलता है? इन केस ऑफ सर्विसेज, इन केस ऑफ सर्विसेज, नॉट फॉर गुड्स, नॉट फॉर व्हाट? गुड्स। बोलता है इन केस ऑफ सर्विसेज, अगर आपके पास रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं भी है ना, क्या? देयर इज नो रीजनेबल सर्टेनिटी, तो भी उसको आपको क्या करना पड़ेगा? रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आराम से इसको समझते हैं। ठीक है, आराम से, जल्दबाजी नहीं है। अब मैंने सामने रोड मैप रख दिया है, अब इस रोड मैप को समझने की कोशिश करते हैं। अकाउंट्स क्या बोलता है पता है? कि आपको कोई भी रेवेन्यू अगर रिकॉग्नाइज करना है, कोई भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, पीएनएल में डालना है, तो देयर हैज टू बी रीजनेबल सर्टेनिटी कि आपको वो पैसा मिलेगा। लेकिन टैक्स क्या बोलता है? ठीक है, सर्विसेज के लिए हम ये लॉजिक अप्लाई नहीं करेंगे। टैक्स बोलता है हम सर्विसेज के लिए ये लॉजिक अप्लाई नहीं करेंगे और हम सर्विसेज के लिए नो रीजनेबल अश्योरेंस कॉन्सेप्ट लाएंगे। मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने किसी को सर्विस दिया और अगर आपको लगता है कि पैसा नहीं आएगा, तो देयर इज नो रीजनेबल सर्टेनिटी, उसके बावजूद आपको यह रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो अब सपोज आपने किसी को 1 लाख रुपए की सर्विस दी, ठीक है, ठीक है बेटा, और आपको लग रहा है नो रीजनेबल सर्टेनिटी, तो भी आपको टैक्स में उसको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करके उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अकाउंट्स के अंदर इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर क्या चाहिए? रीजनेबल सर्टेनिटी। तो गवर्नमेंट ने टैक्स में से रीजनेबल सर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट हटा दिया फॉर सर्विसेज, नॉट फॉर गुड्स। गुड्स के लिए अभी भी रीजनेबल सर्टेनिटी चाहिए। तो अब दोनों में क्या हो चुका है? मिसमैच। अकाउंट्स कुछ अलग बात कर रहा है, टैक्स कुछ अलग बात कर रहा है। अकाउंट्स क्या बोल रहा है कि भाई आपको रीजनेबल सर्टेनिटी होगी तो ही आप ट्रांजैक्शन रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। टैक्स बोलता है सर्विस के लिए, मैं हाईलाइट कर देता हूं उसको अलग कलर से, किसके लिए? सर्विसेज के लिए रीजनेबल सर्टेनिटी की जरूरत नहीं है। तो मान लो मैंने 1 लाख रुपए की किसी को सर्विस दिया, ठीक है, रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं है, तो भी उसको टैक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स रीजनेबल सर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट हटा देता है सर्विस के लिए। लेकिन अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। अब सिचुएशन देखो, टैक्स में रिकॉर्डेड है, अकाउंट्स में नहीं है। अब अगर आगे जाकर ये सर्विस जो 1 लाख रुपए की जिसपे आपने टैक्स भर दिया, अगर ये सही में बैड हो जाती है, तो सही में बैड डेट हो जाती है, तो आप डिडक्शन मांगोगे कि नहीं मांगोगे? टैक्स के अंदर जरूर मांगोगे, क्योंकि 1 लाख रुपए पे टैक्स भरा है आपने। उस समय गौर से सुनना, कंडीशन क्या है 36(1)(7) के अंदर? 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में क्या कंडीशन? वन ऑफ द कंडीशन टू क्लेम बैड डेट्स इज इट शुड बी रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बैड डेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठ रहा है, ये 1 लाख रुपया बुक्स में कैसे राइट ऑफ करूं जब बुक्स में रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ है? जब ये 1 लाख रुपया बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, इसको राइट ऑफ कैसे करूं? और अगर राइट ऑफ नहीं करूंगा तो गवर्नमेंट मुझे क्या बोलेगी कि हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। डिडक्शन क्लेम करने का एक कंडीशन है कि राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो, अकाउंट और टैक्स में मिसमैच आ चुका है। इस मिसमैच की वजह से अब डिडक्शन हाथ से ना चले जाए आपके। मिसमैच क्या आ चुका है कि आपने टैक्स में रिकॉर्ड कर दिया, रेवेन्यू टैक्स भर दिया, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया। अब आगे जाकर बैड हुआ तो अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे राइट ऑफ करूंगा उसको? इस चीज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लाया? गवर्नमेंट ने सोल्यूशन लाया। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, कॉमन सेंस वाला सोल्यूशन है, मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आप पढ़ लो। ये सोल्यूशन ये बोलता है कि अगर कोई आइटम आपने टैक्स में रिकॉर्ड कर दिया है और अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, और अगर आगे जाकर वो आइटम जो टैक्स में रिकॉर्ड हुआ है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वो बैड हो जाता है। क्या हो जाता है? बैड। देन इट इज डीम्ड टू बी रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम मानेंगे कि वो डीम्ड टू बी रिटर्न ऑफ है। देखो, एक्चुअल में तो राइट ऑफ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि राइट ऑफ करने के लिए पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब जब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है तो राइट ऑफ कैसे करूं? तो गवर्नमेंट बोलती है दैट इज डीम्ड टू बी रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या मानेंगे? डीम्ड टू बी रिटर्न ऑफ मानेंगे, और हम आपको उसका क्या दे देंगे? डिडक्शन दे देंगे। तो चेक करो,
मैं पढ़ता हूं आप सबके साथ. इन ऑर्डर टू रिड्यूस लिटिगेशन, लिटिगेशन मींस डिस्प्यूट को कम करने के लिए लाया गया है. Finance Act 2015 has inserted a proviso to section 3617 which states that any income which is offered for tax as per ICDS, ICDS के हिसाब से टैक्स को ऑफर हो चुका है, बट विदाउट रिकॉर्डिंग द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. इफ इट बिकम्स बैड, आगे जाकर वो बैड होता है, देन इट शैल बी डीम्ड दैट सच डेट इज व्हाट रिटर्न ऑफ एज रिकवरेबल एंड डिडक्शन विल बी व्हाट, डिडक्शन विल बी अलाउड. आपको हम उसका क्या दे देंगे, डिडक्शन अलाउ कर देंगे. ठीक है, तो बहुत जबरदस्त प्रोविजन है ये, जो आपको अल्टीमेटली क्या बताता है, टैक्स और अकाउंट्स में मिसमैच का कैसे गवर्नमेंट ने गैप को फिल किया है. दोनों में मिसमैच है लेकिन उस गैप को गवर्नमेंट ने फिल कर दिया है. ठीक है, नाउ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अब तक एक्चुअली पूछा नहीं है, लेकिन बहुत जबरदस्त प्रोविजन है, पूछना चाहिए इस पे कुछ क्वेश्चन इन चीजों को, लेकिन पूछा नहीं अब तक. नाउ अगला सेक्शन 3619. 3619 क्या है? सबसे पहले ये सेक्शन पहला सेक्शन है जो सिर्फ कंपनीज के लिए अवेलेबल है, बाकी और किसी के लिए अवेलेबल नहीं. ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी, कंपनी और कंपनी. लेकिन ये आखिरी सेक्शन नहीं है जो सिर्फ कंपनी के लिए अवेलेबल है, ये पहला सेक्शन है जो सिर्फ कंपनी के लिए अवेलेबल है. ऐसे और भी सेक्शन है इनकम टैक्स लॉ में जो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए अवेलेबल है. ठीक है, उसकी लिस्ट मैंने आगे दिया हूं, आपको बाद में बताता हूं. आप भी क्या याद रखोगे, मैं आज ही बता देता हूं. चलो, मैंने आगे जाकर बहुत जबरदस्त इंटरलिंकिंग की है बेटा आप लोगों के लिए. देखो यहां पर जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है वैसे इंटरलिंकिंग, ये मेरी तरफ से होमवर्क है. ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है? 3 सेक्शन है, जब पढ़ लेंगे तब देख लेना. ठीक है, ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जहां कंपनी लिखा गया है? 4 सेक्शन है, जब पढ़ लेंगे तब देख लेना. ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जहां इंडियन कंपनी लिखा है? 4 सेक्शन है, देख लेना. ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जहां पर खर्चा अमोर्टाइज होता है ओवर द लाइफ, ओवर सम इयर्स, नॉट इन 1 ईयर? ऐसे 6 सेक्शन है. ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जहां पर आपको डिडक्शन एक परसेंटेज है? लगभग 5 सेक्शन है. ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जहां पर गवर्नमेंट ने लॉक इन डाल के रखा है? लॉक इन मीन्स रिस्ट्रिक्शन. ऐसे 3 सेक्शन है. और ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जहां पर गवर्नमेंट ने नई प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बोला है? एक सेक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन. दूसरा आगे जाकर आएगा. तो ये जबरदस्त लेवल की इंटरलिंकिंग किया है हमने यहां पर. आफ्टर द चैप्टर इज ओवर यू कैन गो थ्रू दिस, आप इसको देख सकते हो, आपको क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी. जो बची कुछ गुंजाइश होगी चैप्टर में वो ये पर्टिकुलर 2 पेज आपकी उस पर्टिकुलर चीज को क्या कर देंगे, उस कमी को पूरी कर देंगे. ठीक है, तो कमिंग बैक टू द करंट सेक्शन. कौन सा है करंट सेक्शन हमारा? करंट सेक्शन है फैमिली प्लानिंग. अगर कोई कंपनी फैमिली प्लानिंग पे खर्चा करता है, एम्प्लॉयज को समझाता है भाई फैमिली प्लानिंग जरूरी है जिंदगी में, देश देखो बर्बाद हो जाएगा, वैसे ही 140 करोड़ हो गए. ठीक है, तो ये और नहीं बढ़ाना है हमको. तो अगर कोई कंपनी खर्चा करता है फैमिली प्लानिंग पे, रेवेन्यू खर्चा करता है तो फुल्ली अलाउड. और अगर कोई कैपिटल खर्चा करता है तो उसको 5 इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होंगे, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5. रेवेन्यू खर्चा करता है तो पूरा अलाउ कर देंगे, पूरा. और कैपिटल खर्चा करता है तो उसको 5 सालों में अलाउ करेंगे, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, एक झटके में नहीं मिलेगा. साथ साथ में अगर इसके वजह से कंपनी को लॉस होता है, इसके वजह से, तो वो यूएडी जैसा ट्रीट होगा. देखो बहुत स्पेशल चीज है. तो अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली प्लानिंग किसकी तरह ट्रीट होगा? यूएडी की तरह ट्रीट होगा. मतलब अगर वो यूएडी की तरह ट्रीट हो रहा है उसका मतलब क्या हुआ, समझे आप? अगर वो यूएडी की तरह ट्रीट हो रहा है उसका मतलब ये है कि भाई ये भी इंफिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड होगा और किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है, सिर्फ किसको छोड़ के? सैलरी को छोड़ के. ठीक है, तो जो अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंस है वो किसकी तरह ट्रीट होगा? यूएडी की तरह. पीछे जाकर देखना, यूएडी का सेक्शन जो था ना, वहां पर भी मैंने लिखा था कि यूएडी की तरह ट्रीट होता है अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली प्लानिंग. यूएडी जैसा ट्रीट होता है. तो बहुत महान चीज है. तो रेवेन्यू खर्चा फुल्ली अलाउड, कैपिटल खर्चा 5 सालों में अलाउड. कंपनी को अगर लॉस होता है इसके वजह से तो वो आपको यूएडी की तरह ट्रीट किया जाएगा. ठीक है, और यूएडी का मतलब क्या होता है मैंने आपको अभी अभी बता दिया, पहले भी बोला है. आगे बढ़ता हूं मैं. अगला 36(1)(15) एसटीटी. एसटीटी क्या होता है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. ठीक है, क्या इसका डिडक्शन आपको मिलेगा? यस. अगर आप सिक्योरिटी में ट्रेडर हो, ट्रेडर रोज का काम है सिक्योरिटी खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, तो आपको डिडक्शन मिलेगा ईजीबीपी में.
लेकिन अगर आप ट्रेडर नहीं हो, कभी कभार खरीदते हो, तो आपकी इनकम फिर कैपिटल गेन्स में चार्ज होगी, और कैपिटल गेन्स में एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। कहां लिखा है देखो, जबरदस्त इंटरलिंकिंग करके रखा हूं। 7 प्रोवाइजो टू 48 में लिखा है कि नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। 7 प्रोवाइजो टू 48 में लिखा है कि नहीं मिलता है उसका डिडक्शन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एसटीटी का डिडक्शन मिलेगा आपको, कब मिलेगा? अगर आप ट्रेडर हो सिक्योरिटी। अगर आप ट्रेडर नहीं हो, कभी कभार खरीदते हो, कैपिटल गेन्स में इनकम चार्ज होती है, एसटीटी डिडक्शन नॉट अलाउड। उसी तरीके से सीटीटी, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसका भी डिडक्शन आपको पीजीबीपी में मिलेगा। अगर आप ट्रेडर हो कमोडिटी में, कमोडिटी ट्रेड करते हो, बाई सेल रेगुलरली, रोज का काम है आपका, रोज का धंधा ये कमोडिटी खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो छोटे डिडक्शन है, एक एसटीटी और एक सीटीटी का। अगर आप ट्रेडर हो तो मिलेगा, ट्रेडर नहीं हो तो नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लास्ट एक दो डिडक्शन है वो बोल देता हूं, उसके बाद मैं अपना आज का लेक्चर यहां पर रोक दूंगा, ठीक है। अगले लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे सेक्टर वाइज डिडक्शंस। ना अगला डिडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे ये वाला सेक्शन कैसे सिर्फ कंपनी के लिए था, वैसे ये वाला सेक्शन सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जब क्या खरीदती है? शुगर केन खरीदती है। क्या करने के लिए खरीदती है? शुगर बनाने के लिए खरीदती है। तो गवर्नमेंट ने उनको बोला है कि अगर आप शुगर बनाने के लिए शुगर केन खरीदते हो, ठीक है, तो आपको जो प्राइस पे खरीदते हो ना, प्राइस, वो प्राइस शुड बी द प्राइस विच इज फिक्स्ड और अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी शुगर खरीदता है, शुगर केन खरीदता है, क्या करने के लिए? खरीदने वाला कौन है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। खरीद क्या रहा है? शुगर केन। क्यों खरीद रहा है? शुगर मैन्युफैक्चर करने। तो गवर्नमेंट ने यहां पर क्राइटेरिया डाला है, गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स करेगी उससे या उससे कम खरीदो, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकते हो। ब्लैक मार्केट से इन शॉर्ट नहीं खरीद सकते, क्योंकि नहीं तो ब्लैक मार्केट को आप एनकरेज करोगे ज्यादा प्राइस में खरीद के। तो गवर्नमेंट ने जो प्राइस सेट किया है वो प्राइस पे आपको शुगर केन खरीदना है, ठीक है। उससे ज्यादा में खरीदोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट, चेक कर लो, ठीक है। एक आखिरी चीज विच टॉक्स अबाउट मार्क टू मार्केट लॉस। मार्क टू मार्केट लॉस क्या होता है? मार्क टू मार्केट लॉस वो होता है जहां पर आप कोई इन्वेस्टमेंट आपने खरीद लिया, से म्यूचुअल फंड खरीद लिया, अब आप उसको डेली बेसिस पर क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। आज वैल्यू बढ़ गया तो गेन रिकॉर्ड करोगे, कल वैल्यू घट गया तो लॉस रिकॉर्ड करोगे, फिर बढ़ गया तो गेन रिकॉर्ड करोगे, फिर घट गया तो लॉस रिकॉर्ड करोगे। तो डेली बेसिस पर उसका प्रॉफिट और लॉस आप बुक करते हो, उसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट। आप अपने प्रॉफिट और लॉस को मार्केट के हिसाब से मार्क कीजिए, मार्केट के हिसाब से कम ज्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट और लॉस दिखाइए, तो क्या उसका डिडक्शन हमको मिलेगा? जो लॉस हो रहा है, मार्क टू मार्केट लॉस, जो डेली बेसिस पर हम लोग लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या उसका डिडक्शन हमको मिलेगा? द आंसर इज यस। गवर्नमेंट ने बोला यस मिलेगा, आपको बस आईसीडीएस के हिसाब से उसको कंप्यूट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने बोला अगर आईसीडीएस के हिसाब से कंप्यूट नहीं किया तो डिडक्शन मत मांगना। तो अगर आईसीडीएस के हिसाब से किया तो इस सेक्शन में आपको डिडक्शन मिलेगा, और अगर आईसीडीएस के हिसाब से नहीं किया तो इस सेक्शन में आपका जो खर्चा है, जो लॉस है, वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो आपको मार्क टू मार्केट लॉस का मतलब यह होता है जो लॉस आप डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करते हो। म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई, शेयर की वैल्यू घट गई, तो लॉस रिकॉर्ड करो। तो ये लॉस आप आईसीडीएस के हिसाब से रिकॉर्ड करोगे, आपको डिडक्शन मिलेगा। आईसीडीएस के हिसाब से नहीं रिकॉर्ड करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस प्रोविजन इज ऑल अबाउट। यहां पर जाकर हमारा सेक्शन 36 खत्म हो जाता है, ठीक है। बहुत आसान है, डोंट वरी, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे सेक्टर वाइज डिडक्शंस, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम अपना लेक्चर आज के लिए रोक देते हैं। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय।